अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और किस किस प्रकार के कंसेप्ट हमें अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ने को मिलता है, किस किस प्रकार के सारे जो है कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे सरकार जो टैक्स लगाती है उसका असर आम जीवन पर कैसे पड़ता है, कहां पर ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल करें, कहां पर कम संसाधन का इस्तेमाल करें, हम कैसे ये चुनाव कर सकते हैं। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, आर्थिक समस्या के पीछे बताइए कितने सारे कारण हैं। कि बताइए सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, एक वचन में सांख्यिकी का क्या विशेषता होता है। आप इसको बहुत आसानी से ध्यान रख लोगे, हम आपको एक टेक्निक बताएंगे। डेटा को एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, आय में परिवर्तन के कारण। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सब बच्चों का पीएस स्टेट बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2026 बैच में। क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री है तो आप pw.live या फिर pw के मोबाइल एप्लीकेशन पर इस बैच को सर्च कर सकते हैं और इनरोल खुद को कर सकते हैं। तो क्लास 11th का वन शॉट अपना और खास करके अर्थशास्त्र की चर्चा आज होनी जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और किस किस प्रकार के कंसेप्ट हमें अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चैप्टर का नाम अपना क्या है। चैप्टर का नाम रहेगा परिचय, और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये चीजें जान लेते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन के अंदर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। देखिए यहाँ पर जो विषय वस्तु है या सब्जेक्ट मैटर है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा आपके अंदर, जैसे कि आर्थिक समस्या क्या होती है, दुर्लभता किसे कहते हैं, बस ये छोटे छोटे टर्म्स आपको समझने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी की परिभाषा देखेंगे, उसकी विशेषता पर भी बात करेंगे, सांख्यिकी का अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति और उसके महत्व पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरे के पूरे आज की सेशन के अंदर में यही 4 टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के सारे जो है कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से चैप्टर 1 को हम लोग कवर कर लेंगे आज की सेशन के अंदर में। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें हम आपको यहाँ पर बताते हैं उसको रिलेट करना है ना, उसे क्या करना है, रिलेट करना है रियल लाइफ से। तो आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर में बेसिकली कैसे कैसे टर्म्स पढ़े जाते हैं, किस किस तरह के कंसेप्ट आते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगर शुरुआत में बात करें अर्थशास्त्र की, तो इसका अर्थ पहले आप समझ लीजिए। ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र, अगर मैं कहूं कि ये संस्कृत भाषा का 2 शब्द मिला हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ और शास्त्र दोनों अलग अलग कर दीजिए। अर्थ का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ का अर्थ होता है धन, या फिर आप कह लीजिए संपत्ति, या फिर आप कह सकते हैं संसाधन। ठीक है, धन, संपत्ति या संसाधन। अब कहेंगे सर क्या हम इकोनॉमिक्स के अंदर में केवल पैसे के बारे में पढ़ते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसा कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कैसे कहाँ निवेश किया जाता है, पैसा कैसे बचत किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लेकिन इसके अलावे भी इकोनॉमिक्स बहुत बहुत सारी चीजों पर बात करता है। आज के इस समय में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स लगभग लगभग आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि ये हर एक तरह की आर्थिक क्रियाओं में इस प्रकार से घुसा हुआ है कि आप इसे अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे सरकार जो टैक्स लगाती है उसका असर आम जीवन पर कैसे पड़ता है, ये भी हम लोग अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। इसके अलावे हम जो कुछ भी आर्थिक कार्य करते हैं उसके वजह से हमारा भविष्य तो उस पर निर्भर करेगा ही, लेकिन हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनका भी जीवन हमारे आर्थिक क्रिया से ही निर्भर होता है। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे कि अर्थशास्त्र आज के समय में बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अर्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति या फिर संसाधन। अब यहां पर समझिए जो शास्त्र है ये भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और शास्त्र का सही सही मतलब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब होता है विज्ञान, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो साइंस। समझ पाए होंगे। तो क्या सर अर्थशास्त्र साइंस है, विज्ञान है? बिल्कुल, अर्थशास्त्र विज्ञान है,
जिसके अंदर हम लोग धन संपत्ति संसाधन की चर्चा करते हैं कि ये धन संपत्ति संसाधन कैसे कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए, या फिर कैसे जो हमें इसे अर्न करना चाहिए, कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए, कैसे हमें बचत करना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट आपको मिलता है अर्थशास्त्र के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है, या फिर संपत्ति का विज्ञान है, या फिर संसाधनों का विज्ञान है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपके लिए ये सारी बातें बता दी है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप पैसा कमाने के लिए तो बहुत अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। देश के कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन, मछली पालन और इसी प्रकार से फल सब्जियां उत्पादन करके भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, देश के कुछ लोग औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कपड़े निर्माण किया जाता है, या फिर मोबाइल बनाई जाती है, कंप्यूटर तैयार किया जाता है, टेलीविजन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार के खाने पीने की बहुत सारी वस्तुओं का अलग अलग रूप दिया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कई तमाम तरह की फैक्ट्रियां देश के अंदर में है, जहां पर कारें बन रही होगी, मोटरसाइकिल बन रहा होगा, या फिर अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार हो रहे होंगे। अब सोच करके देखिए कि आज के समय के अंदर में हम अगर इंडस्ट्री सेक्टर की ही बात करें तो वो दो वर्गों में बटा हुआ होता है। एक होता है निर्माण क्षेत्र, यानी कि कुछ लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जहां पर वो अस्थाई परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, अस्थाई संसाधनों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए देश के अंदर में सड़क बन गया है ना, इसी प्रकार से डैम पुल का निर्माण हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग बन गई, या तो स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। तो यहां पर आप समझ रहे होगी कि अगर कोई इन क्षेत्रों में काम कर रहा है तो आप कहेंगे कि वो लोग निर्माण क्षेत्र के अंदर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, और वहीं से उनका जो वो धन संपत्ति या संसाधन की व्यवस्था होती है। अब देश के कुछ लोग औद्योगिक क्षेत्र में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो बिस्किट फैक्ट्री में है, चॉकलेट की फैक्ट्री में है, या मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में है, तो यहां पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी प्रकार से देश के कुछ लोग तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, कोई शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। तो ये सब देश के अंदर में अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, और लोगों से यहाँ पर भी पैसे अर्न किए जाते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि धन संपत्ति संसाधन जुटाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता जीवन में, है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा कि अर्थशास्त्र को जब कभी भी हम परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मानव कई तरह से व्यवहार करता है, कभी एक उपभोक्ता के रूप में, कभी एक उत्पादक के रूप में, कभी एक निवेशकर्ता के रूप में, तो कभी सरकार के रूप में। यहां पर आप समझेंगे सारी चीजों को आगे और भी डिटेल में, तो समझ लीजिए बहुत दुनिया के अंदर में अलग अलग नॉलेज तो है ही, लेकिन हम कह रहे हैं कि ज्ञान की वह केवल शाखा जिसमें हम मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, कि मानव पैसा कैसे जुटाता है, संसाधन कैसे जुटाता है, कैसे खर्च करता है, कैसे बचत करता है। यही तो है मानव का आर्थिक व्यवहार, और इसी आर्थिक व्यवहार का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक क्लास 10th तक आपने कहां तक पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान के अंदर में अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा, लेकिन अब क्लास 11th के अंदर में आप पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे कह लीजिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। अब कहेंगे कि सर यहां पर आपने कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ये क्या होता है। देखिए, उत्पादन करने का मतलब है किसी भी वस्तु का रूप, रंग, आकार, प्रकार बदल देना। जैसे कि गेहूं से आटा तैयार कर देना,
उत्पादन कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए केवल कपड़ा दे दिया जाए, है ना, दर्जी को, और कहा जाए कि भैया मेरे नाप का ना एक कमीज तैयार कर दो, तो कपड़े से कमीज बनाना ये भी क्या है, एक उत्पादन प्रक्रिया है। समझ गए होगे। तो यहां पर कई तरह के उत्पादन वस्तुओं का भी होता है, सेवाओं का भी होता है। ठीक उन्हीं वस्तुओं का वितरण भी करना होता है, उन्हीं सेवाओं का वितरण भी करना होता है। और वितरण दो तरीके से किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से किया जाता है। एक तो पैसा लेकर के, जैसे दुकानदार आपसे पैसा लेता है तब आपको वो सामान देता है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रणाली। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, कि मॉनेटरी सिस्टम यहां पर चल रहा है, मौद्रिक प्रणाली चल रही है। हमने मुद्रा चुकाया, हमने पैसे चुकाया, तब वहां से हमें सामान मिला। क्लियर है ना। तो ये वितरण की प्रणाली आपको समझ आ गया होगा। एक वितरण की प्रणाली होती है बिल्कुल निशुल्क, जो आमतौर पर केवल सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि कई लोग जब गैर आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जब कई सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तब भी वो होती है। लेकिन साधारण रूप से वितरण की जो प्रक्रिया है, आप ऐसे समझ लीजिए कि सरकार निशुल्क भी अनाज का वितरण करती है ना, गरीबों के बीच में। तो वो भी एक वितरण की प्रणाली ही है, जहां पर आप देखते होंगे नाम दिया जाता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली। तो इस तरीके से भी नाम दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो विनिमय की प्रक्रिया है, विनिमय कहने का मतलब होता है खरीद बिक्री करना। देखिए ये भी दो तरीके का होता है। एक तो पैसे से विनिमय करना, जैसे अभी बात कर रहे थे, वो वितरण की भी प्रक्रिया है और विनिमय की भी प्रक्रिया है। विनिमय कहने का मतलब खरीद बिक्री करना, एक्सचेंज करना। जैसे दुकानदार से हमने जो कोई सामान लिया तो उसको पैसे चुकाया होगा मैंने, तो यहां पर ये मौद्रिक प्रणाली चल रहा है। विनिमय की प्रक्रिया कैसी है, मुद्रा के द्वारा हो रहा है। लेकिन आपने एक सुना होगा कि जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग आपस में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया करते थे, प्रत्यक्ष रूप से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त किया करते थे। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई बकरी है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए और उसके बदले में हम कोई दूसरी अपनी जरूरत की वस्तु प्राप्त कर लिए। लोग ऐसे ही लेन देन किया करते थे, है ना। तो यहां पर किसी भी प्रकार से मुद्रा का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है लेन देन की प्रक्रिया में, तो मौद्रिक प्रणाली के माध्यम से हो रहा है। अगर मुद्रा का प्रयोग लेन देन की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। क्लियर। इसी तरीके से उपभोग, उपभोग कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना, यूज करना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे हमें भूख लग जाता है तो हम रोटी या चावल कुछ भी ऐसा खा लेते हैं भूख मिटाने के लिए। तो इसका मतलब हमने रोटी या चावल का क्या किया, उपभोग किया, है ना, उसका इस्तेमाल किया, है ना, यूज किया। इसी प्रकार से जब बदन ढकने हैं, कपड़े पहन लिए, तो ये क्या है, उपभोग की प्रक्रिया है, कंजम्पशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो यहां पर आपको ये चीजें समझ आ गया होगा, है ना। उत्पादन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ये वितरण को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। विनिमय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। और उपभोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। ये टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए मैंने आपको अंग्रेजी में भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर सर हमें अर्थशास्त्र की ना 4 अलग अलग डिफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने, 4। कौन कौन सी परिभाषा पूछी जाती है। अच्छा, एग्जामिनेशन में चारों नहीं होता, 3 होता है, ठीक है। हमारे सिलेबस के हिसाब से 4 है। ये 4 परिभाषा आपको पढ़ना होगा अर्थशास्त्र का, और यहीं से आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला देखिए, धन संबंधी परिभाषा दिया गया एडम स्मिथ जी के द्वारा, ठीक है, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसी प्रकार से कल्याण संबंधी विचारधारा दिया गया, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, कल्याण संबंधी विचारधारा, वेलफेयर कंसेप्ट। फिर यहां पर आया दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो कि रॉबिन्स ने दिया था। और इसी प्रकार से विकास संबंधी परिभाषा ये दिया था किन्होंने भैया, तो पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन साहब ने, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया है ये 4 अर्थशास्त्री हैं, और ये चारों अर्थशास्त्री कहां के रहने वाले हैं, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे कि एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, अल्फ्रेड मार्शल ये अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए, रॉबिन्स ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए इनका पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन, ये पहले अमेरिकी इंसान हैं, अर्थशास्त्री हैं कह सकते हैं, पहले अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, जिनको 1970 में 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा तो नहीं जाता, लेकिन एक कहानी की तरह ध्यान रखते हैं तो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। क्या सर अर्थशास्त्र को जब एडम स्मिथ ने डिफाइन किया तो किस किताब के अंदर में इन्होंने परिभाषा दिया था।
तो देखिए इनका एक बहुत पॉपुलर किताब है, जिस किताब को आप शॉर्ट में कह सकते हो द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या बोलेंगे? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये देख सकते हैं किताब इनका, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पूरे किताब का नाम थोड़ा सा लंबा है, आप ऐसे कहोगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और यही किताब वेल्थ ऑफ नेशन कब छपा था? 1776 ईस्वी में छपा था। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित कब हुआ था। तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा हुआ किताब है। अब इसी किताब के अंदर में एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन के स्थान पर हो सकता है कि संपत्ति भी लिख दे। अंग्रेजी में इसको वेल्थ कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ऐसा किन्होंने कहा था? ऐसा कहा था एडम स्मिथ साहब ने। है कि नहीं? क्लियर है ये बातें? और एडम स्मिथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं। अर्थशास्त्र के पितामह, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। तो यहां से जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ने चाहिए या फिर याद रखना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहली चीज ध्यान क्या रखना है कि धन संबंधी परिभाषा इन्होंने दिया था। तो धन संबंधी या संपत्ति से रिलेटेड बातें इन्होंने कहा था, तो इस बात को ध्यान रखना है। पहली चीज, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं या फिर अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखा था, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी किताब के अंदर में इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर है? तो ये बातें हो गई क्लियर। अब दूसरे परिभाषा पर आते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो दिया गया है अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधी। तो हम बोलेंगे कल्याण संबंधी विचारधारा या कल्याण से रिलेटेड बातें, ऐसा आप कह सकते हो। तो कल्याण संबंधी जो विचारधारा है, जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में दिया गया। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब है, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1890 में प्रकाशित हुआ था। यही वो किताब है जिसके बारे में आप 12th के अंदर में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हो। 11th में तो ये सारे डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, ये सारे बच्चे 12th वाले भी पढ़ते हैं, यहां तक सेम रहता है यहां तक। ठीक है? तो ये देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुआ। और ये कहते हैं कि भैया देखो, अर्थशास्त्र जो है ना, एडम स्मिथ ने बता दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पैसे का विज्ञान है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं इसकी चर्चा हो गई। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ना, वो मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव की भलाई का विज्ञान है। क्योंकि देखिए, आप पीछे से रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब एडम स्मिथ ने ये बात कहा था ना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो लोगों ने अलग अलग तर्क निकालना शुरू कर दिया था। लोग यहां तक कहने लगे थे कि अच्छा, एक ऐसा विज्ञान है जो पैसे कमाने के लिए सिखाएगा, तो पैसे कमाने के तो दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता सही हो सकता है जिसको कानून या फिर हमारा समाज मान्यता देता है, और दूसरा वो हो सकता है जिसको हमारा समाज, हमारा कानून मान्यता नहीं देता। फिल्मों में देखे होंगे आपने कि किसी का, है ना, समझ रहे होगे। तो यहां पर आप देखोगे कि पैसे कमाने के लिए सही और गलत रास्ता क्या दोनों बताएगा? तो नहीं। दुनिया के अंदर में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो दुनिया के सर्वनाश के बारे में बात करता हो, दुनिया की विनाश के बारे में बात करता हो। ऐसा कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। सीधे सीधे अक्षरों में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखता कि हम पूरी दुनिया को खराब करने के लिए या फिर जो वो उसे नष्ट करने के लिए तैयार किए हुए। ऐसा किसी भी साइंस में नहीं लिखा गया है, किसी भी किताबों में नहीं लिखा गया है। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफिनेशन दिया एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो लोगों ने तर्क निकालना शुरू किया कि ये तो पैसे कमाने के सही रास्ते भी बता सकता है, गलत रास्ते भी बता सकता है। तो इसका मतलब कि ये अर्थशास्त्र समाज के अंदर में अशांति फैलाएगा, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होने देगा। और इसी वजह से इस डिफिनेशन को लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज बाद में किया है। देखिए, आलोचना करना और चुगली करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आलोचना क्या होता है? आपके मुंह के सामने आपके कथनों का जो हो तोड़ निकाला जाता है, या फिर आपने जो बातें कही है उसका लोग खंडन करते हैं। लेकिन चुगली क्या होता है? जहां पर आपकी प्रेजेंस नहीं है, जब आप खुद उपस्थित वहां पर नहीं है और आपकी विचार चल रही हो और उसमें भी नेगेटिविटी चल रही हो। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं चुगली। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर तो लोगों ने इनकी चुगली नहीं करी, क्या करी है? इनका कटु आलोचना किया है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं,
अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एडम स्मिथ की परिभाषा को सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जरूर है, लेकिन ये मानव की भलाई के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। जहां लोग कह रहे थे ना एडम स्मिथ की डेफिनेशन को देख करके कि ये तो भैया समाज में अशांति फैला देगा, वहीं अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये अर्थशास्त्र मानव के कल्याण के लिए है, मानव की भलाई के लिए है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का विज्ञान है अर्थशास्त्र। आगे यही क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अब भौतिक शब्द का मतलब ही होता है धन, संपत्ति, संसाधन, चूंकि ये भी हमें खुली आंखों से दिखाई देता है। जैसे ये देखिए खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक भौतिक वस्तु है। ये स्टाइलस भी एक भौतिक वस्तु है, एक कपड़ा भी एक भौतिक वस्तु है, ये बिल्डिंग भी एक क्या है, भौतिक वस्तु है, ये डिजिटल पैनल क्या है, एक भौतिक वस्तु है। मतलब भौतिक कहने का मतलब क्या है, जो खुली आंखों से दिखाई दे, जिसका शेप, साइज, रंग सब कुछ आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो यहां पर ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, लेकिन इनसे गलती क्या हुई मालूम है, इन्होंने अभौतिक चीजों को जोड़ा ही नहीं। क्योंकि मानव की जरूरतें सिर्फ वस्तुओं से पूरा नहीं होता, सिर्फ भौतिक चीजों से पूरा नहीं होता, अभौतिक चीजों से भी पूरा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग है ना समझते हैं कि जब हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, हम टीचर्स के पास जाते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं। जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे, जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ हो गया, हम वकील के पास जाते हैं। तो ये सब आपको समझ आ रहा है कि मानव की आवश्यकताएं सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण तो नहीं हो सकता, मतलब भौतिक चीजों से सिर्फ तो भलाई नहीं हो सकता। मानव की आवश्यकताएं, मानव की जरूरतें भौतिक तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो अभौतिक चीजों से भी जुड़ा होता है, जिनसे हम कहते हैं कि सेवाओं से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, वस्तुओं से भी हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, सेवाओं से भी हमारी आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन सेवाओं का इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। आगे देखिएगा, हालांकि ये डेफिनेशन भी आप लिख लेना कॉपी के अंदर में, तीनों डेफिनेशन लिख लेना। अब ये क्या है, कह रहे कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। अब इनके डेफिनेशन में एक बड़ी खास बात निकल करके आ रही है बार बार, यानी कि जहां एक तरफ एडम स्मिथ धन के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वहीं बार बार आप देखोगे मार्शल के डेफिनेशन में तो ये मानव कल्याण, मानव की बातें ज्यादा कर रहे हैं। आप यहां पर भी देख लीजिए मानव की ही चर्चा हो रही है, आप यहां पर देख लीजिए मनुष्य की ही चर्चा हो रही है, मानव की ही चर्चा हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मानव के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, धन की तुलना में मानव को ज्यादा महत्व दिया है। वो कहता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपैया। लेकिन वो कहावत किनके लिए है, पूंजीवादियों के लिए। ये उस बात के जस्ट उल्टा बात कर रहे हैं कि भैया ये पैसा उतना महान नहीं हो सकता जितना इंसान महान हो सकता है। इंसान पहले है, पैसा बाद में है। यानी कि ये महत्व को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको सबसे ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, मानव को दे रहे हैं। कि मानव जो है वो पैसा अर्न करता है, फिर अपनी जरूरतें पूरी करता है। मतलब इंसान पैसे के लिए नहीं है, बल्कि पैसा जो है वो इंसान के लिए है, ये समझाना चाहते हैं। क्लियर। अगला देखिएगा, अब तीसरी परिभाषा के अंदर हम बात करेंगे प्रोफेसर लियोनल जॉन रॉबिन्स की। पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप प्रोफेसर रॉबिन्स कह सकते हैं। ये रॉबिन्स क्या कहते हैं, दुर्लभता संबंधी बातें। मतलब कि ये कह रहे हैं कि देखो भैया सबका भलाई, सबका कल्याण तो नहीं हो सकता, है ना। मार्शल साहब तो कह रहे हैं कि भौतिक कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है, लेकिन सबकी भलाई नहीं हो सकती। क्योंकि मानव जो है ना एक ऐसे स्वभाव का है जिसके मन में अलग अलग विचार पनपते रहता है। हमारे पास आज मान लीजिए कि बाइक नहीं है तो बाइक हम खरीद लेंगे कल चल करके, तो उसके कुछ ही दिन बाद हमारा मन करने लगता है कि बाइक तो हो गया यार, अब तो फोर व्हीलर होनी चाहिए। अच्छा, फोर व्हीलर होने के बाद बढ़िया वाला फोर व्हीलर होना चाहिए, और उसके बाद हमारा मन रुकता नहीं है। हमें कभी कभी लगता है कि ट्रेन भी हमें खरीद लेना चाहिए, है ना, एरोप्लेन भी हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके का विचार होते रहता है मनुष्य के पास। मतलब मानव की आवश्यकताएं चूंकि बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कम है, साधन कम है, और इसीलिए रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे पास ना दुर्लभता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस दुर्लभता को डिटेल में हम बताएंगे आगे।
अब ये दुर्लभता क्या होता है इसकी चर्चा आगे कर देंगे, लेकिन समझिएगा कि दुर्लभता संबंधी विचार किन्होंने दिया है, तो रॉबिन्स ने दिया हुआ है। क्लियर? दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया है। तो दुर्लभता का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु या संसाधन की मांग अब ज्यादा करें और उसकी पूर्ति कम हो, तो इसी को दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, दुर्लभता का मतलब क्या हो गया? जब किसी वस्तु या संसाधन की मांग ज्यादा हो और उसकी पूर्ति कम हो जाए, तो हम उसको दुर्लभता की स्थिति कहेंगे। एक उदाहरण के लिए, हमें चाहिए मान लीजिए 20 लीटर पानी। कितना चाहिए? 20 लीटर पानी चाहिए पीने योग्य। ठीक है, चाहे तो पैसे से मिले या फ्री में मिले अलग बात है, लेकिन हम चाह कितना रहे हैं? 20 लीटर पानी हमारी क्या है? मांग है, हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है। लेकिन जब हम बाजार गए, है ना, और या फिर हम कहीं आसपास में गए पता करने के लिए, फ्री में मिले या फिर पैसा मिले कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आवश्यकता थी 20 लीटर, लेकिन हमें उपलब्ध कितना हो पा रहा है? मात्र 10 लीटर उपलब्ध हो पा रहा है, या फिर मान लीजिए कि 12 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर उपलब्ध हो पा रहा है। मतलब हमारी मांग जितनी ज्यादा है, हमारी मांग जितनी है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्ति उससे क्या है? कम है। 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर जो है मांग क्या कर रहे हैं? 20 लीटर, और हमें मिल कितना आ रहा है? मात्र 10 लीटर। तो इसका मतलब हमारे पास दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समझ पाए? इसी प्रकार से जब तुम पापा से बोलो कि पापा मुझे 1000 रुपया पैसा चाहिए, है ना, हमें अलग अलग जरूरतें पूरी करनी है, पापा ने कहा नहीं बेटा हमारे पास उतना नहीं है, हमारे पास 700 रुपये है ना, इस वक्त हमारे पास 700 रुपये है। मतलब तुम्हारी डिमांड कितनी थी? 1000 रुपए की, और पापा तुमको दे कितना रहे हैं? 700 रुपये। मतलब तुम्हारी मांग यहां पर भी क्या है? ज्यादा है, और तुम्हें पैसा क्या मिल पाया? कम मिल पाया। तो इसका मतलब है कि 300 रुपये तुम्हें कम मिल पाए पैसे। तुमने डिमांड किया था 1000 रुपये, और तुम्हें उपलब्ध कितना हो रहा है? 700 रुपये। मतलब 300 रुपये के बराबर यहां पर तुम्हारे पास दुर्लभता उत्पन्न हो गया है। समझ पाए? यही होता है मनुष्यों के सामने, सभी मनुष्यों के सामने। तो इन्होंने भी एक किताब लिखा है, बहुत प्यारी किताब है, ध्यान देना। ये कहते हैं एन ऐसे ऑन द नेचर। ऐसे का मतलब होता है लेख लिखना। एक छोटी सी वाक्य आप लोगों को बताते हैं। एक राजू नाम का लड़का था, है ना, जब अपने क्लास में पढ़ने के लिए गया, स्कूल पढ़ने के लिए गया, उनके टीचर्स ने होमवर्क दिया था कि बच्चों सभी कोई आप लोग कल करके लाना ये काम, है ना, कुत्ते पर रचना लिखना है। सभी लोग अगले दिन आते हैं, सभी बच्चे जो हैं अपना होमवर्क चेक करवाते हैं टीचर से। राजू अपनी जगह अभी भी बैठा हुआ था, है ना, और फिर जब सवाल करते हैं टीचर, बेटा राजू तुम दिखा क्यों नहीं रहे हो? तो राजू कहता है कि सर मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। टीचर पूछते हैं मतलब तुमने दिखाया क्यों नहीं? सर मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैं कुत्ते के ऊपर में र लिखा, कुत्ता तो उठ करके भाग गया। इसका मतलब कि राजू जो है वो, उसके घर पर एक कुत्ता था और उसके पेट पर ही लिख रहा था र, च और न। समझ पा रहे हो? मतलब यहां पर हमें लिखना क्या था? हमें लिखना था कि कुत्ते को 4 पैर होता है, 2 कान होता है, ये सब बताना था। समझ पा रहे हो? लेकिन वो तो कुत्ते के ऊपर ही लिख रहा था होली के रंग से, र च नमय करना। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ऐसे मतलब रचना, रचना मतलब किसी चीज का डिस्क्राइब करना, किसी चीज के बारे में डिटेल करना। तो ऐसे ही एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, इस नाम से एक किताब प्रकाशित हुआ। क्या नाम है? सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और ये किताब छपा 1932 ईस्वी में। इसी किताब के अंदर में रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का विज्ञान मतलब चुनाव का विज्ञान। चयन का मतलब क्या? चुनाव। तो यहां पर कह दिया क्या कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी कि मनुष्य के पास जब कभी कोई रिसोर्स या संसाधन की मांग ज्यादा होती है लेकिन उसके पास पूर्ति कम हो पाती है, तो उसको चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। जैसे तुम्हारी जरूरत कितनी थी? 1000 रुपए की, और तुम्हें मिला कितना? 700 रुपए। तो तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि चलो भैया हमें जरूरत था 1000 रुपए का, हमें मिल पाया 700 रुपया, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि चलो इस चीज को थोड़ा कम खरीदते हैं या फिर थोड़ा लो क्वालिटी वाला खरीद लेते हैं, है ना, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। हमें चुनाव करना पड़ जाता है कि कौन सी जरूरत हम पहले पूरा करें, या फिर किस वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदें, किसकी मात्रा कम खरीदें। ये सब हमें चुनाव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि संसाधनों की मांग या फिर आप कह लीजिए वस्तुओं की मांग ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति
कम हो पाती है और इसी वजह से हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है, यही समझाते हैं रॉबिन्स। दूसरे तरीके से देखिएगा, कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल चॉइस। इकोनॉमिक्स हमें लॉजिकली सिखाता है कि हम चुनाव कैसे कर सकते हैं। आगे चल करके आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे अपने लाइफ के अंदर में जब आप इकोनॉमिक्स को बेहतरीन ढंग से पढ़ पाओगे, क्योंकि यहां पर अर्थशास्त्र आपको सिखाता है। जब आप अलग अलग कंसेप्ट पढ़ोगे ना, खुद ही आपके अंदर में ऐसी सोच, ऐसी विचार आ जाएगी कि आप अपने यहाँ पर पैसे जो कमाते हो, जो भी पैसे आगे कमाओगे, वो सब अच्छे जगह पर निवेश कर पाओगे, या फिर अच्छे तरीके से बचत कर पाओगे, या फिर उन्हीं पैसों से अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर पाओगे। तो कैसे पूरा होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड इनकम से हमारी सारी जरूरतें पूरी, इसके लिए आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है। अगर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए आवश्यकता थी, लेकिन आपको मिल पाया मात्र 700 रुपए, तो ये 700 रुपया खर्च करने का तरीका आपका अलग अलग होगा, है ना। और यही 700 रुपया अगर हमारे पास होता तो हम उसको अलग अलग तरीके से खर्च करते। तो हर एक इंसान जो है वो सोचता समझता अलग अलग तरीके से है, उसके अंदर लॉजिक, उसके अंदर जो सेंस है वो अलग अलग तरीके से आती है। कोई किसी चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है तो कोई दूसरी चीज को ज्यादा महत्व दे रहा है, इस तरीके से होता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। आगे देखिएगा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको तीनों परिभाषा बता दिया है, लेकिन इस डेफिनेशन से अब ध्यान से मेरी बात को सुनना कि ये कभी भी एग्जामिनेशन के अंदर सवाल नहीं किया गया है अभी तक, और ना ही कभी इतने लंबे चौड़े डेफिनेशंस को ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है। जनरली की बात कर रहे हैं, लेकिन इस डेफिनेशंस को इग्नोर मत करना, पूरे डेफिनेशंस को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो दिया था पॉल एंटोनोमी सैम्युएल्सन ने। पॉल एंटोनोमी सैम्युएल्सन नाम इनका था, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, सैम्युएल्सन साहब। और इन्होंने विकास संबंधी विचारधारा दिया है ना, डेवलपमेंट रिलेटेड कंसेप्ट्स इन्होंने ही दिए हैं। अब ये कहते हैं कि भैया मानव जो है ना वो तरक्की के लिए तो कुछ भी कर लेता है, लेकिन देखिए कैसे उनको चुनाव करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना वस्तुओं के कालगत उत्पादन के लिए व्यक्ति एवं समाज उत्पादक साधनों का नियोजन का किस प्रकार चुनाव करते हैं, क्योंकि उत्पादन के अलग अलग बहुत सारे साधन होते हैं, है ना। और उन साधनों का चुनाव हम कैसे करेंगे, कहां पर कितना साधन लगाएं, कहां पर ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल करें, कहां पर कम संसाधन का इस्तेमाल करें, हम कैसे ये चुनाव कर सकते हैं भाई। तो यही कहते हैं सैम्युएल्सन साहब। क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग से संबंधित भी चुनाव आता है, और मुद्रा के प्रयोग के बिना भी चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। जबकि रॉबिन्स केवल क्या कह रहे थे कि पैसा कम पड़ जाएगा तो चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन ये कहते हैं कि पैसा के बिना भी इंसान को चुनाव करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट के पास, मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक स्टूडेंट के पास कितने घंटे समय है, 24 घंटा। और यही 24 घंटा समय, है ना, कोई कोई बच्चा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है ना, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेता है, कोई यही 24 घंटा ठीक ढंग से इस्तेमाल कर ही नहीं पाता और उसका दिन भर वैसे ही निकल जाता है कि नहीं। तो यहां पर बात ये क्या कह रहे हैं कि देखो ये पैसा तो नहीं है, ये समय हमारा पैसा तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी तो चुनाव की समस्या आई कि हम 24 घंटा में से कितना घंटा सोएंगे, कितना घंटा पढ़ाई करेंगे, कितना घंटा हम खेलेंगे, कितना घंटे हम दूसरा किसी और काम को करेंगे। तो यहां पर भी चुनाव की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सैम्युएल्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग और प्रयोग के बिना वस्तुओं के कालगत उत्पादन के लिए, कालगत मतलब भविष्य में भी उत्पादन करने के लिए, व्यक्ति और समाज दोनों को, व्यक्ति को भी समाज को भी, सबको जो है वो उत्पादक साधनों का नियोजन करना पड़ता है। किस तरीके से चुनाव करेंगे इसकी बात हम लोग करते हैं अर्थशास्त्र में। अच्छा, व्यक्ति के साथ साथ में अब समाज के अंदर में जो भी लोग हैं, उन लोगों के बीच में, उन वर्गों के बीच में, चूंकि कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, तो जो भी उत्पादन हो गया है वस्तु या सेवा, उसका वितरण लोगों के बीच में कैसे करेंगे। तो समाज के लोगों और विभिन्न तरह के वर्गों में उनके अभी और भविष्य में उपभोग के लिए किस प्रकार से आप वितरण करेंगे, इन सारी चीजों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। मोटे तौर पर मेरी एक लाइन में बातें ध्यान से सुन लो। जहां पर एडम स्मिथ कहते थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो लीजिए धन संबंधी, मुद्रा संबंधी बातें आ गई। चुनाव से संबंधित बातें कहते थे रॉबिन्स,
तो चुनाव की भी बातें आ गई है कि उत्पादक साधनों का नियोजन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के जो है वो कहां पर कैसे प्लानिंग करनी है, उसका चुनाव व्यक्ति को भी करना होता है, समाज को भी करना होता है ना। अच्छा, अब जब उन संसाधनों का हम ठीक ढंग से इस्तेमाल करके वस्तु या सेवा का उत्पादन कर लेंगे, तो उन्हीं वस्तु और सेवा का किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, किस प्रकार से लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा, यहां पर भी चुनाव करना पड़ रहा है। क्या हम उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या कीमत लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो इसलिए ये चिंता केवल अभी की नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि उनके अभी प्रेजेंट टाइम में और भविष्य में भी चुनाव करना पड़ेगा। मतलब चुनाव की समस्या मनुष्य के जन्म के साथ शुरू हो जाता है और मृत्यु के साथ ही खत्म होता है। मतलब पूरे जीवन भर हमें ये चुनाव तो करना ही पड़ता है कि हमारे पास भैया पैसा कम है, हमारी जरूरतें ज्यादा है, हम कम पैसे में कैसे खुश रह सकते हैं। हमेशा से ये चुनाव की समस्या आपके पास आएगा। अभी आपको लग रहा है कि सर हमारी जब जॉब नहीं हुई ना तब इतनी प्रॉब्लम है, जब जॉब हमारी हो जाएगी तब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि ये समस्या कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। हाँ, उसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब जितने भी बड़े बड़े जो आप व्यावसायिक क्षेत्र में जानते हो लोगों का नाम है ना, बिजनेसमैन का नाम जानते हो, उन दुनिया के तमाम तरह के जो बिजनेसमैन हैं, करोड़ों अरबों रुपए पैसे कमा लिए, लेकिन उनके पास भी आर्थिक समस्या है। भले ही उसका स्वरूप अलग है, वहां पर उनको सोचना पड़ता होगा कि कौन सा सामान उत्पादन करें ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, है ना। तो यहां पर आप समझिए कि आर्थिक समस्या हर इंसान के पास होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहां आपने समझ लिया है उत्पादन कैसे करोगे, लोगों के बीच में कैसे सामान पहुंचाओगे, भविष्य की भी चिंता हो रही है, वर्तमान की भी चिंता हो रही है। तो सैमुअल्सन साहब एक ऐसे अर्थशास्त्री रहे जिनको 1970 में 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। नोबेल प्राइज कब मिला हुआ था? नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1970 में। किनको मिला हुआ है? पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात दुर्लभता संबंधी। क्या सर इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना, दुर्लभता दुर्लभता दुर्लभता, स्कैरसिटी। ये है क्या सर? देखो, स्कैरसिटी का मतलब है कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पापा को बोला आपने कि पापा मुझे ना अभी 3,000 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है। तुमने बता दिया पापा को 3,000 रुपये तुम्हें चाहिए। अब पापा जो उस ऐसे हालात में हैं कि जो भी सैलरी या फिर जो भी इनकम उस महीने पूरा हुआ होगा वो इधर उधर खर्चे हो गए। अब पापा कह रहे कि नहीं, मेरे पास अभी मात्र उपलब्ध है 1,000 रुपया जो तुम ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि तुम मांग कितना रहे हो, 3,000 रुपये, और तुम्हें मिल कितना रहा है, 1,000 रुपये। तो इसका मतलब 2,000 रुपये कम पड़ गया। तुम्हारी डिमांड कितनी चल रही है? 3,000 रुपये, और तुम्हें मिला कितना है? 1,000 रुपये। इसका मतलब 2,000 रुपये तुम्हें कम पड़ गया। इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं दुर्लभता, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। समझ आया? ये दुर्लभता की समस्या हर इंसान के पास होता है। ये दुर्लभता की समस्या हर उस इंसान के पास होता है जिसकी मांग ज्यादा हो लेकिन उसे मिले कम, है ना। चाहा तो बहुत, है ना, तो वो वाली बात है, चाहा तो बहुत, मिलना बहुत कम है। देखो, है ना, मांग रहे हो 3,000 रुपये, मिल रहा है 1,000 रुपये, यहां पर 2,000 रुपये के बराबर दुर्लभता उत्पन्न हो गई है। तो दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग या संसाधन की मांग या पैसे की मांग, है ना, उसकी पूर्ति से अधिक हो, पूर्ति से अधिक हो, है ना। जब किसी वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं, उसकी पूर्ति से अधिक हो, मांग जो है वो अधिक हो, किससे अधिक हो? पूर्ति से अधिक हो, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशंस को बहुत ईमानदारी से जरूर पढ़ना, बहुत छोटा सा डेफिनेशंस है कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जब किसी वस्तु की मांग हम ज्यादा करते हैं और उसकी पूर्ति कम रहती है, तब हम इसको कहते हैं दुर्लभता की स्थिति। क्लियर हो गया? अब दुर्लभता की स्थिति जब जब रहेगा ना, तब तब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो वस्तु जितनी ज्यादा दुर्लभ होती चली जाती है, यानी कि अगर हम कहेंगे कि कोई वस्तु पहले की तुलना में और भी ज्यादा दुर्लभ हो गया,
तो जितनी ज्यादा उस वस्तु की दुर्लभता बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा दुर्लभ होता चला जाएगा, उस वस्तु का कीमत या फिर उसका मूल्य उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। उस वस्तु का क्या मूल्य लिखते हैं हम, ठीक है, उस वस्तु का मूल्य उतना ही ज्यादा बढ़ते चला जाता है। देखो ना, पीने योग्य पानी हमें कम पड़ने लगा है ना, पीने योग्य पानी जो स्वच्छ पानी है वो पीने योग्य कम पड़ने लगा है, और इसी वजह से तो इसका फायदा उठा करके बहुत सारे लोग पानी का व्यापार करना शुरू कर दिए हैं, है ना। 20 रुपए लीटर मिलता है, कहीं पर 25 रुपए लीटर, कहीं पर 30 रुपए लीटर मिल रहा है, कहीं पर तो इसके प्राइसेस और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ पा रहे होगे, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए प्राइसेस और भी ज्यादा हाई कर दिया जाता है। तो इसलिए आप समझोगे कि जो वस्तु जितनी ज्यादा दुर्लभ होती चली जाएगी, उस वस्तु का कीमत उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दुर्लभता की समस्या हम हमेशा से देखेंगे अपने जीवन के अंदर। चलिए, तो यहां पर इसी दुर्लभता की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंसान के पास, उसको बोलते हैं आर्थिक समस्या, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये है क्या सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? आर्थिक समस्या का मतलब क्या है कि हमारे पास पैसे या संसाधन कम पड़ गए, जबकि हमें इन चीजों की जरूरत ज्यादा थी। तो ऐसे ही स्थिति में हमें चुनाव करना पड़ता है कि उतना ही संसाधन में, उतना ही पैसा में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा करें। सोचना पड़ रहा है ना, कैसे पूरा करें। तो यही सवाल है जो ये कहलाता है चुनाव की समस्या, और यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या बनती है। देखिए ध्यान से कि मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, परंतु उन सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन या फिर साधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं, तथा उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में या फिर ऐसी अवस्था में मनुष्य को अति आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कम पड़ गया। तो देखो, तुम्हारी तो जरूरत बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से अति आवश्यकता किसकी है, ज्यादा जरूरत किसकी है, उसे पहले खरीद लो, उसकी पहले जरूरत पूरी कर लो, ठीक है। ऐसा ही देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, अनलिमिटेड हैं, परंतु उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हैं, और उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। अब मनुष्य के पास ऐसी समस्या जब कभी आ जाता है तो उसे चुनाव करना पड़ता है अति आवश्यकताओं का। किसके चुनाव? अति आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है। अर्थशास्त्र में इसी चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब तुम्हारे मन में एक छोटा सा सवाल आता होगा कि सर ये आपने जो वैकल्पिक प्रयोग बताया ये क्या है? वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि एक संसाधन एक जगह इस्तेमाल अगर नहीं कर पाए ठीक ढंग से, तो वहां का रिसोर्स बचा होगा, वो संसाधन बचा होगा, वही संसाधन आप दूसरे जगह भी प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पीने योग्य पानी आपके पास है, तो पीने योग्य पानी आपके पास है तो मान करके चलते हैं कि 10 लीटर पानी है आपके पास, तो यही 10 लीटर पीने योग्य है। अगर आपको प्यास लगी है तो पी लीजिए। अब 10 लीटर तो पिएंगे नहीं, है ना, अपनी प्यास बुझाने के लिए जितना भी इस्तेमाल करना है कर लीजिए। बाकी जो शेष है पानी बचा हुआ, अगर आप चाहें तो 10 लीटर का 10 लीटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 10 लीटर पीने योग्य पानी है, अगर नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, इसी से खाने बनाए जा सकते हैं, खाना तैयार किया जा सकता है, इसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, हाँ, इसी से और भी काम निकाले जा सकते हैं। तो यहां पर समझ रहे हो पानी का क्या है, वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि इस पानी का प्रयोग एक जगह पर नहीं हुआ तो इसी पानी का प्रयोग हम दूसरी जगह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपने समझ लिया कि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या मूलतः यानी कि मूल रूप से जुड़ा हुआ है चुनाव की समस्या से। जैसे कि मान लो एक राजू है, ये कौन है, राजू, इस लड़के का नाम क्या है, राजू। और राजू क्या चाहता है, राजू चाहता है कि इसकी बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, लेकिन इसके पास है मात्र 1000 रुपया, और 1000 रुपया में ये चाहता है कि इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। जरूरत कितनी है, 1000 रुपए की, लेकिन इसे मिला मात्र कितना, 800 रुपए। कितना मिला है, 800 रुपए, इसको मिला है 800 रुपए। तो ये 800 रुपए के हिसाब से ही अब सोचेगा कि कौन सा सामान खरीदें, कितना खरीदें, कौन सा सामान अभी नहीं खरीदें, सोचना पड़ेगा ना। यहां पर चुनाव क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसकी जरूरत कितनी थी, 1000 रुपए की, लेकिन इस राजू को मिला कितना पैसा, 800 रुपए। तो यहां पर इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि भैया 800 रुपए में ही अब हम सारी जरूरतों को कैसे पूरा करें, सोचना पड़ा ना। यही है आर्थिक समस्या, इसको सोचना पड़ रहा है कि क्या खरीदें,
है ना। बहुत सारा लिस्ट तो है हमारे पास जो कि 1000 रुपए में पूरा होता, लेकिन अब तो 800 रुपए में ही हमें सारा पूरा करना पड़ेगा। तो हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें सोचना पड़ेगा, कितना खरीदें ये भी सोचना पड़ेगा, कैसे खरीदें ऑनलाइन या ऑफलाइन ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आज ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। तो ऐसे में राजू को चुनाव करने की समस्या आ गई है। ठीक है, चलिए, और यही है इसकी आर्थिक समस्या। अब कहता है कि आर्थिक समस्या के पीछे बताइए कितने सारे कारण हैं। तो 3 मूल रूप से कारण हैं। कितने हैं? 3 कारण हैं जबरदस्त वाले, ध्यान से सुनना, कि मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। मनुष्य की सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। आवश्यकताएं क्या थी? असीमित। साधन क्या है? सीमित। और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। यथा मनुष्य की अनंत इच्छाएं और आवश्यकताएं तथा साधनों की दुर्लभता की वजह से, दुर्लभता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास जिस प्रकार से इच्छाएं अनंत हैं, असीमित हैं, और अगर उसी प्रकार से पैसा भी हमारे पास अनलिमिटेड होता, अनलिमिटेड कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता हमारे पास, तो कभी भी मनुष्य के पास आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहां से शुरुआत हो जाएगी आपकी सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स का जमाना क्या है देख लेते हैं इसको भी हम लोग, ठीक है ना। अब सांख्यिकी एक बार आ चुके हैं तो एक जबरदस्त बात आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसके ये डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं है, ये मीनिंग वाला पार्ट है, और यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, सांख्यिकी जो यहां पर लिया गया है स्टेटस शब्द, तो सांख्यिकी में एक शब्द है स्टेटस। अब बताइए इस स्टेटस का मतलब क्या होता है, या फिर स्टेटस किस भाषा से लिया गया है, ऐसा सवाल रहता है। कि सांख्यिकी में एक शब्द है स्टेटस, तो स्टेटस का अर्थ होता है राजनैतिक कार्य। ठीक है, बात समझ रहे हो? राजनैतिक कार्य, स्टेटस का मतलब क्या? राजनैतिक कार्य। तो बताइए ये जो स्टेटस शब्द है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, या इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है स्टेटस, समझ पाए? तो लैटिन भाषा से ही उत्पन्न हुआ। क्लियर? इसी तरीके से जर्मन शब्द है, जर्मनी भाषा का एक शब्द है स्टैटिस्टिका, स्टैटिस्टिका, और ये स्टैटिस्टिका का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या फिर राजनीतिक स्थिति। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर देखिए इटालियन शब्द है, इटालियन शब्द क्या है? स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा, और यही स्टैटिस्टा का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट यानी कि राजनीतिक स्थिति। तो इन सभी का एक ही मतलब निकल रहा है, चाहे तो हम स्टैटिस्टिका की बात करें जो कि जर्मन शब्द है, या फिर हम स्टेटस की बात करें जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, या फिर हम स्टैटिस्टा की बात करें जो कि इटालियन शब्द है। तो यहां पर इन सभी अर्थों में हम जान पा रहे हैं, लेकिन इन सब का मीनिंग सेम टू सेम निकल रहा है। वो क्या है? पॉलिटिकल स्टेट या फिर राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक कार्य, ये सारी बातें आपको समझ आ गया। ठीक है, ज्यादातर जो पूछा जाता है वो कौन सा है सर? ज्यादातर जो पूछा जाता है वो है स्टेटस वाला, ये वाली बात। ठीक है, ये वाली बात ज्यादा पूछा जाता है आपको। चलिए अब यहां पर आते हैं, क्या सर ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझा है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अर्थों में, इसका पहले प्रयोग कैसे किया जाता होगा? तो देखिएगा, प्राचीन काल में शासन व्यवस्था एक होती थी ना, कि हमारे जो है वो इतने सारे जो है वो सैनिक हैं, ये इस क्षेत्र में काम करेंगे, ये इस क्षेत्र में काम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से उनके जो कार्य होते थे वो बटे हुए होते थे, और इस चीज का सही सही हिसाब किताब रखने के लिए ही यहां पर आप समझिएगा कि प्राचीन काल में शासन कला विज्ञान इसको समझा जाता था। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ करता था? शासन कला विज्ञान, यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहां का शासन कैसा होगा, कितने सारे लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे, कितने सारे लोग दूसरे क्षेत्र में काम करेंगे, इन सभी चीजों का बंटवारा सांख्यिकीय आधार पर ही होता था। यानी कि गणना के आधार पर कि हमारे कितने लोग यहां पर रहेंगे, कितने लोग यहां पर रहेंगे, गिनती करके लोग रखते थे, है ना। तभी तो पता चलता था कि हाँ इतने सैनिक हमारे पास हैं। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो सांख्यिकी है ये 2 अर्थों में इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो हमारा होगा एक वचन में, और दूसरा बहुवचन में। बहुवचन का मतलब क्या?
जब बहू बोले नहीं नहीं नहीं, जब बहू बोले तो नहीं बात हो रही है, बल्कि यहां पर पहले एक एक करके समझेंगे। एक वचन में सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंगुलर सेंस में अगर हम बात करेंगे सांख्यिकी, तो कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर सेंस में बात किया जा रहा है कि प्लुरल सेंस में बात किया जा रहा है। तो सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि जहां पर हम सांख्यिकी के अंदर अलग अलग विधियां पढ़ते हैं, जैसे कि आंकड़ों का संग्रह की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे, प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करेंगे, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करेंगे। तो ये जहां भी आपको अलग अलग मेथड सीखने को मिलेगा सांख्यिकी के अंदर में, तो डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, इनका अध्ययन करने को अगर कहीं मिलेगा तो समझ जाइए कि आप सिंगुलर सेंस में यहां पर सांख्यिकी का इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर है? तो यहां पर आपने समझ लिया क्या कि एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है वह विषय जिसमें कि आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ में आंकड़ों के अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने तक किया पूरा पूरा अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको यह समझ आ गया कि जहां हम मेथड्स पढ़ेंगे सांख्यिकी के अंदर में, वो सांख्यिकी का पहला भाग होगा, आप कह लीजिए एक अर्थ में या फिर एक वचन में। ठीक है? जैसे कि मैं सांख्यिकी अध्ययन करना चाहता हूं, मतलब मैं सांख्यिकी पढ़ना चाहता हूं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहता हूं, है ना। तो इसका यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है सांख्यिकी, ये एक वचन में हुआ है इस्तेमाल या बहुवचन में? तो एक वचन में, क्योंकि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, सांख्यिकी पढ़ना चाहता हूं, मतलब सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग मेथड होंगे और उन मेथड्स को मैं पढ़ना चाहता हूं। तो इसका मतलब यहां पर सांख्यिकी सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? कह रहे हैं क्या इसका हम पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत व्यापक हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि बहुवचन में सांख्यिकी का क्या मतलब होता है। देखिए बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब होता है, प्लुरल सेंस में सांख्यिकी का मतलब होता है संख्यात्मक आंकड़े। संख्यात्मक आंकड़े का मतलब है स्टैटिस्टिकल डेटा। अब ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये हम डेटा का मतलब क्या हम समझें, डेटा का मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर। डेटा का मतलब क्या होगा? डेटा का मतलब होगा यहां पर बात करें तो इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। बात समझ गए? मतलब सूचनाएं किसके संदर्भ में लेना है? केवल नंबर्स के संदर्भ में, अंकों के सापेक्ष में बात करेंगे तो वही सूचना हमारा क्या बनता है? डेटा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्त हैं, मैंने संख्या में बात किया। बात समझे? तो ये एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है जो कि संख्या में बात किया जा रहा है। एग्जैक्ट 5 दोस्त हैं। मैं कहूं कि मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो पता चल रहा है कुछ मतलब कितना कितना दोस्त है, पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए जब हम रियल लाइफ में किसी चीज का इंपोर्टेंस समझना चाहते हैं या फिर प्रभावी रूप से अपने विचार को सामने वाले के सामने रखना चाहते हैं, तो नंबर्स के साथ में अगर बात करोगे, डेटा के साथ बात करोगे, तो लोग आपके ऊपर में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि हमारे यहां से जब मैं ऑफलाइन सेंटर पढ़ाता था तब की मैं बात करूं अगर थोड़ी, तो मेरे यहां से मान लीजिए या फिर हमारे यहां से इतने बच्चे टॉप हुए या फिर कुछ बच्चे टॉप हुए, पता चल रहा है कि 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये डेटा लोग गलत मानेंगे। अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि मेरे क्लासेस में या फिर हमारे जितने भी बच्चे रह चुके हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर, उनमें से 100 बच्चे ऐसे निकले जो कि टॉपर रह चुके हैं अब तक, तो इसका मतलब मैंने नंबर्स में बात किया और उस नंबर्स के ऊपर में लोग ट्रस्ट करेंगे। अच्छा, लोग जब देखना चाहेंगे कहीं हकीकत में मेरी कि हाँ ठीक है वो नंबर्स आप दिखाइए सर, 100 बच्चों का लिस्ट दिखाइए, मैं दिखा भी सकता हूं चूंकि मैंने नंबर्स में बात किया है ना, वो तो लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए नंबर्स में जब किसी व्यक्ति से बात करोगे तो सामने वाला इंसान आपके ऊपर में ज्यादा ट्रस्ट करता है, लेकिन उन नंबर्स को बोलने से पहले आपको कहीं ना कहीं अपना प्रूफ भी, एविडेंस भी रखना पड़ता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जब कभी भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करेंगे तो इसका डेटा का मतलब क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उस नंबर्स की बात कर रहे हैं, उस डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा 2 तरह के होते हैं, आगे चर्चा कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा, ठीक है। बट यहां पर समझना है आपको कि जिस नंबर्स को हम यहां पर जानकारी दे रहे हैं किसी सामने वाले इंसान को,
तो वो डेटा कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। ठीक है, तो यहां आपको समझ आ गया होगा, तो एग्जाम्पल देने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है वैसे, कि मेरे 5 मित्र हैं, तो 5 यहां पर संख्या में बात कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि एक परिवार में, मैं ऐसे कह दूं कि एक परिवार में 5 सदस्यों की, एक परिवार में 5 सदस्यों की, है ना, औसत आय 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। कहेंगे सर यहां पर तो एक संख्या दिखा यहां पर, है ना, दूसरी संख्या यहां पर, तो ये बताइए क्या ये सांख्यिकी है? तो हाँ है। लेकिन सर कैसे पता चलेगा किन अर्थों में बात हो रहा है, एक वचन में या बहुवचन में? तो पता कैसे चलेगा? जब हम यहां पर नंबर्स में बात कर रहे हो, है ना, देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर्स में 50,000। अब कहोगे सर नंबर्स में बात कर रहे हैं, साथ साथ में और कुछ होना चाहिए क्या? देखिए अगर नंबर्स में बात कर रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं कुल या फिर औसत, इन शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिए। तो ये नंबर्स में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है बहुवचन में। अब आते हैं इसके डेफिनेशन वाले पार्ट पर। क्या है डेफिनेशन सांख्यिकी का? सांख्यिकी तो आपने समझ लिया, एक वचन में क्या है? एक सांख्यिकीय विज्ञान है जिसके अंदर अलग अलग विधियां पढ़ी जाती है, अलग अलग स्टैटिस्टिकल्स टूल्स पढ़े जाते हैं, जैसे कि डेटा का कलेक्शन कैसे करना है ना, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, या फिर आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना है। तो ये सब जो मेथड्स हम लोग सीखते हैं, वो मेथड्स ही सारा आ जाता है सिंगुलर सेंस में। अगर हम केवल आंकड़ों की बात करेंगे तो वहां पर आंकड़े आ जाते हैं प्लूरल सेंस में, बहुवचन में। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में देखिए हम बात बहुत सारी चीजों का करते हैं तो उसके हिसाब से ही डेफिनेशन दिया जाएगा। यानी कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने हेतु उचित निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा कि हम फलाना निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने 5 लोगों से सबकी आमदनी पूछ लिया। 5 लोग हैं यहां पर, मान लीजिए A, B, C, D, E। इन 5 लोगों से हमने आमदनी पूछा कि भैया आपकी आमदनी कितनी है। इन्होंने बता दिया कि भैया 100 रुपये है। मान लीजिए इन्होंने बता दिया 200 रुपये है, इन्होंने बता दिया कि 300 रुपये है, इन्होंने बता दिया 400 रुपये है, अगला व्यक्ति बता दिया कि 500 रुपये है। तो हम पूछ लिए सभी से, इनकी इनकी आमदनी पूछ लिए। अब हम इनकी आमदनी क्यों पूछे? इसका पीछे कुछ तो मकसद होगा हमारा। तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम जानना चाहते हैं कि ये लोग कम से कम कितना पैसा कमाते हैं। तो कम से कम यहां पर कहने का मतलब है हम औसतन जानना चाहते हैं। तो औसत कैसे निकालेंगे? सबकी आमदनी को जोड़ देंगे। सबकी आमदनी जोड़ने से कितना आएगा देख लीजिए, 600 और 600 1200 और 300 1500। इसका मतलब टोटल यहां पर आ चुका है इनकम 1500। कितने लोगों की आमदनी है ये बताइए? कितने लोगों की आमदनी है? 5 लोगों की आमदनी है। तो यही जो 1500 रुपये है ये तो 5 लोगों की आमदनी है। तो 5 से हम भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कम से कम एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है? 300 रुपये है। लेकिन ये डेटा कई बार गलत भी हो गया, कई बार सही भी हो जाता है। जैसे कि यहां पर गलत कैसे हो गया? कहोगे सर ये तो 100 रुपया मात्र कमा रहा है और यहां पर औसत निकला है 300 रुपया, ये तो गलत हो गया बात। बेचारा मात्र 100 रुपया कमा रहा है और आप कह रहे हो जबरदस्ती कि आप भी 300 रुपये कमा रहे हो, है कि नहीं? ये तो गलत बात हो गई। अब अच्छा ये भी 200 रुपये कमा रहा है, इसके बारे में हम कह रहे हैं कि तुम भी 300 रुपये कमाते हो, जबरदस्ती कह रहे हैं कि 300 रुपये कमाते हो। क्योंकि ये औसत जो निकलता है इसका मतलब है कि ये भी 300 रुपये कमा रहा है, 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 ये भी 300 रुपये कमा रहा है। लेकिन क्या ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन यही स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हम अगर औसतन जानना चाहते हैं कि लोगों की आमदनी क्या है तो 5 लोगों से हमने इनकम पूछ लिया, हमने 5 लोगों की आमदनी को जोड़ा और चूंकि 1500 जोड़ करके आया है, 5 लोगों की आमदनी है तो 5 से भाग दे दिया, हमें औसत पता चल गया। यही सारे जो है कंसेप्ट आपको पूरे के पूरे स्टैट्स के अंदर में पढ़ने को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं औसत या फिर माध्य, अंक गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? तो ये देख लिया आपने कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करने में और उसका विश्लेषण करते हुए उचित निष्कर्षों तक पहुंचने में आपको बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है। क्लियर? आगे आइए।
अब वॉडिंगटन क्या कहते हैं? वॉडिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है। हम कुछ अनुमान लेना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग होते ना कि जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज जब करते हैं, है ना, घर में मान लीजिए शादी विवाह है या फिर कोई बड़ा त्योहार है, तो उसमें टोटल कितना पैसा खर्चा होगा इसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि इस कार्य में इतने पैसे लगेंगे, इस कार्य में इतने, इस काम में इतने पैसे लगेंगे, अनुमान लगा लिया जाता है। तो ये अनुमान लगाने का जो आइडिया है, यही है असल में आइडिया किसका? सांख्यिकी का या फिर स्टैटिस्टिक्स का। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वॉडिंगटन के अनुसार क्या है? वॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। हम संभावना पता करते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। जैसे भारत की जनसंख्या में अगर मान लीजिए पता चल जाए, उनमें से हम ये पता कर लें कि उत्तर प्रदेश में कितना है ना, उसमें से जनसंख्या पता कर लें बिहार में कितना है, झारखंड में कितना है, राजस्थान में कितना है। इसी तरीके से हम अलग अलग स्टेट की उनकी जनसंख्या अगर जान लें तो हम वहां के जनसंख्या के आधार पर वहां के नियम नीति बना पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सांख्यिकी जो है वो अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखिएगा, अब क्रॉक्सटन और काउडेन दोनों सेम बातें क्या कहते हैं, इस विचार को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डिफाइन करते हैं पहला जो आपने देखा था एक वचन में, उसी एक वचन में इन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं। एक वचन में क्या आता है? मेथड्स, और मेथड्स के आधार पर ही इन्होंने परिभाषा दिया है। जैसे कि संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण या फिर विश्लेषण और निर्वचन को सांख्यिकी कहा जाता है। यानी कि जहां हम कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, वही असल में क्या है? सांख्यिकी है। वही मेथड्स जो है मिलकर के क्या बने हैं? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? अब यहां से आ जाइए कि सर सांख्यिकी की खासियत क्या क्या है, क्योंकि सांख्यिकी हम लोगों ने दो अर्थों में देखा है, एक वचन में, बहुवचन में। तो अब दोनों तरीके से आपको विशेषता पूछा जाता है कि बताइए सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, एक वचन में सांख्यिकी का क्या विशेषता होता है, बहुवचन में सांख्यिकी की क्या विशेषताएं होती है, ये बताइए। तो इसी तरीके से हम इस चीज को समझने वाले हैं, दो कैटेगरी में बांट करके। सबसे पहले समंक की विशेषता। अब कहेंगे सर समंक का मतलब क्या है? इस समंक का मतलब होता है आंकड़ा या फिर डेटा। समंक का मतलब क्या होता है? समंक का मतलब होता है आंकड़ा या फिर आप कह लीजिए डेटा। समझ गए? डेटा समझ गए? तो यहां पर समंक की विशेषता आनी कि हम देखने वाले किसमें? एक वचन में नहीं। अच्छा, समंक तो हमारा बहुवचन में होगा भाई, समंक हमारा होगा बहुवचन में, एक वचन में नहीं होगा, उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। और सांख्यिकीय विज्ञान की विशेषता पर बात अगर करेंगे तो सांख्यिकीय विज्ञान हमारा एक वचन में था, ये उल्टा हो गया है, इसे मैं सीधा कर देता हूं, एक वचन में। ठीक है? तो यहां पर आपने देख लिया है कि जो हमारा आंकड़ा होता है वो तो बहुवचन में होता है, और जो सांख्यिकीय जिसमें हम लोग अलग अलग विधियां पढ़ते हैं वो हमारा एक वचन में है। एक वचन में हमारा सांख्यिकीय विधियां और बहुवचन में हमारा है डेटा। ठीक है? ये बातें मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार आप कंफर्म इसको यहां से कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि एक वचन में सांख्यिकी का मतलब क्या है? आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, ये सब था ना, ये सब मेथड्स हैं। इसी प्रकार से बहुवचन में क्या था? बहुवचन में देखिएगा, बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब क्या है? संख्यात्मक आंकड़े। तो ये बातों से आपको कंफर्म हो गया होगा यहां से कि एक वचन में सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का, है ना, मेथड्स, और बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब क्या है? आंकड़े। क्लियर है? तो ये कंफर्मेशन कर दिया मैंने आपको दोबारा से। अब यहां पर आते हैं कि समंक जो हमारा है, समंक यहां पर भी गलत लिखा हुआ है, समंक जो है वो तो बहुवचन में होगा, आंकड़ा हमारा क्या होगा? बहुवचन में होगा। ठीक है? तो बहुवचन में सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, ये जब सवाल आपसे किया जाएगा तो यही सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि किसी एक अकेली संख्या को सांख्यिकी नहीं बोलेंगे, आंकड़ा नहीं बोल सकते। किसी एक अकेली संख्या को सांख्यिकी नहीं बोल सकते। सर मतलब समझे नहीं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए राम के पास 500 रुपया है। हाँ, राम के पास 500 रुपया है, ये संख्या में तो बात किया जा रहा है, लेकिन क्या ये आंकड़ा है? क्या ये आंकड़ा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक अकेली मात्र संख्या है, इस संख्या के साथ दूसरे किसी नंबर का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से तुलना नहीं हो रहा है। अगर हम यहां पर कहते कि राम के पास 500 रुपया है और श्याम के पास 600 रुपया है,
तब बात होता आंकड़े का। लेकिन यहां पर यह आंकड़ा नहीं माना जाएगा क्योंकि केवल एक अकेली संख्या लिखा हुआ है, 500 रुपया राम के पास है। तो यहां पर किसी से कोई तुलना नहीं हो रहा है कि राम के पास 500 रुपया है तो श्याम के पास कितना है, ये पता होना चाहिए, तभी जाकर के तुलना हो सकता था। लेकिन यहां ये किसी से तुलना नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि राम की जो हाइट है ना, हाइट है ये 6 फीट 2 इंच है, तो ये भी क्या ये सांख्यिकी है? नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल हमें राम की हाइट पता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का हाइट पता नहीं है। तो कोई भी एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं माना जाता। क्लियर है? जैसे तुम्हारे घर पर 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोग रहते हैं, अब दूसरे घर परिवार की तुमने बात ही नहीं की है ना, तुलना तो हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से समझ गए। आगे देखो, यानी कि समंकों में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है। आंकड़ों में हम केवल उन्हीं संख्यात्मक फैक्ट को रख सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट को रख सकते हैं जो अनेक कारणों से प्रभावित होता हो, क्योंकि ऐसा होने पर ही हमें सांख्यिकी विश्लेषण की आवश्यकता होती है, अन्यथा जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं कहूं कि भैया संख्यात्मक तथ्य को तो शामिल हम कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि गेहूं का उत्पादन है ना, गेहूं का उत्पादन हम मान लेते हैं, कब की बात है, मान लीजिए 2024 में 2024 में गेहूं का उत्पादन मान लीजिए कि यहां पर 100 केजी हुआ है। 2024 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, मान लीजिए 100 केजी हुआ है, एक एग्जांपल लेने के लिए 100 केजी उत्पादन हुआ है। अब ये जो डेटा है इसमें क्या हमें कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि ये एक अकेली संख्या है, तो ये सांख्यिकी भी नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि हम यहीं पर कह दें कि 2022 में गेहूं का उत्पादन है ना 80 केजी था, बात समझ गए, 80 केजी था। 2022 में कितना था? 80 केजी, और 2024 में कितना है? 100 केजी। तो यहां पर अब जो है तुलना तो आसानी से हो सकता है कि सर 2022 में तो 80 केजी मात्र उत्पादन था, लेकिन 2024 में उत्पादन बढ़कर के 100 केजी हो गया है। इसका मतलब 20 केजी उत्पादन क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है, क्योंकि 2022 का उत्पादन है 80 केजी और 2024 का उत्पादन है 100 केजी, तो इसका मतलब 20 केजी उत्पादन ज्यादा हुआ था पहले, मतलब अभी 2024 में 20 केजी उत्पादन ज्यादा हुआ है। तो ये तुमने क्या किया? एनालिसिस किया। ये एनालिसिस किया मतलब विश्लेषण करके ही पता किया है, ठीक है, तुलना करके पता किया है। तो यही तुलना करने का काम सांख्यिकी का होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अनेक कारणों से प्रभावित होता है। हम यहां पर कारण पता कर सकते हैं कि अच्छा बताइए, पहले हमारा 2022 में उत्पादन 80 केजी क्यों था और अब 100 केजी कैसे हो गया? तो 100 केजी कैसे बढ़ गया उत्पादन हमारा? तो 20 केजी का जो इजाफा हुआ है, जो वृद्धि हुआ है 20 केजी, उसके पीछे कारण तो पता चल सकता है ना, कि हाँ मौसम बहुत बढ़िया रहा होगा, या फिर बीजों का किस्म अच्छा रहा होगा, गेहूं के बीजों का किस्म अच्छा रहा होगा, या फिर हमारा खेत की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, है ना। तो ये कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। तो कई सारे कारणों से जो आंकड़े प्रभावित होते हैं, उन्हीं आंकड़ों को असल में हम यहां पर रखते हैं, उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़ा बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि आंकड़ों की शुद्धता के लिए यह जरूरी है कि उनका संकलन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। जैसे कि आंकड़ा संकलन करने से पहले संकलन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। बिना उद्देश्य का अगर डेटा कलेक्ट किए चलोगे तो क्या ही फायदा है। सांख्यिकी कहता है कि समय बेकार मत करो, अपना ऊर्जा बेकार मत करो। समझ पाए? तो इसीलिए सांख्यिकी जो है क्या कह रहा है कि आंकड़ा संकलन करने से पहले आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, संकलन क्यों कर रहे हैं। अध्ययन का क्षेत्र, कहां से हमें डेटा कलेक्ट करना है, ये पहले से ही तय कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पहले राज्य में अपने अलग अलग जो है वो जनसंख्या पता कर लिया, अब फिर कह रहे हैं कि राज्यों के हिसाब से जनसंख्या नहीं चाहिए थी, हमें जिलावार चाहिए था, मतलब जिलों के आधार पर हमें जनसंख्या चाहिए था, गांव के आधार पर जनसंख्या चाहिए था, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपको अध्ययन का क्षेत्र मालूम होना चाहिए कि किस गांव से जाकर के, किस शहर से जाकर के आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं।
पता है, क्लियर है ये बातें। नेक्स्ट देखिएगा, संकलन की विधि मतलब कौन से तरीके होंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आंकड़े संग्रह करने के लिए कई सारी विधियां हैं। जब आपको संग्रहण एक चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, ये पढ़ाएंगे ना, तो वहीं पर बताएंगे कि प्राइमरी डेटा के सोर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसी विधियां होती है, सेकेंडरी डेटा के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, ये सब वहां पर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, संकलन की विधि भी आपको मालूम होनी चाहिए कि डेटा हम किस मेथड से कलेक्ट करने वाले हैं इत्यादि उचित तरीके से तय कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप डेटा को कलेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। तो समंक की या फिर बहुवचन में सांख्यिकीय जो आपने फैक्ट पढ़ा उसके पीछे यह खासियत रहता है कि एक अकेली संख्या को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। सांख्यिकी उसी को कहेंगे या फिर डेटा उसी को कहेंगे जो कई सारे कारणों से प्रभावित होता है। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं कि आंकड़ों की शुद्धता के लिए डेटा पर ज्यादा भरोसा करें, आंकड़ों पर ज्यादा विश्वास करें। इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले मालूम होना चाहिए कि डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा का उद्देश्य क्या है, संकलन के पीछे मकसद क्या है। अध्ययन का क्षेत्र मालूम होना चाहिए कि किस क्षेत्र में जाकर के हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, या फिर यह भी पता होना चाहिए कि डेटा को कलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं। अच्छा, किस मेथड से हम कलेक्ट करने वाले हैं यह पहले डिफाइन कर लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। चलिए अब आइए दो विशेषताएं और देख लेते हैं। चौथी विशेषता क्या है कि समंक या फिर आंकड़ा संकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तुलना करना। अगर तुलना नहीं हो पा रहा है तो समझो वो डेटा किसी काम का नहीं है ना। कुछ एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे, कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए संकलन का उद्देश्य, आंकड़े संकलन करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तुलना करना होता है, एक दूसरे में तुलना करना होता है। जैसे कि यहां पर मैं मान लूं कि ए फॉर अनिल, बी फॉर विनोद, दो लोग हैं। अब हमने यहां पर इसकी आमदनी पूछ लिया कि तुम्हारी आमदनी कितनी है भाई, तो इसने बता दिया कि सर मेरी आमदनी ना 50,000 रुपये पर मंथ है। मैंने विनोद से पूछा कि आपकी आमदनी कितनी है, तो इन्होंने बताया कि मेरी आमदनी सर 20,000 रुपये पर मंथ है। तो यहां से हम तुलना कर पा रहे हैं दोनों में कि हाँ 30,000 रुपये ये कम कमा रहे हैं, है ना। किसकी तुलना में, अनिल की तुलना में। विनोद जो 30,000 रुपये कम कमा रहा है, टोटल कितनी कमाई हो रही है इसकी 20,000, और अनिल कितना कमा रहा है 50,000। तो ये जो विनोद है वो 30,000 रुपये कम कमा रहा है, और वहीं उल्टा आप ऐसे कह सकते हो कि अनिल 30,000 रुपये ज्यादा कमा रहा है विनोद की तुलना में। तो ये तुलनात्मक अध्ययन यहां पर किया जा सकता है। लेकिन अगर तुलना नहीं हो पा रहा है ना, अतः आंकड़े ऐसे होना चाहिए जो तुलनात्मक हो, लेकिन तुलनात्मक अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आंकड़ा किसी काम का नहीं है, वो बेकार हो जाएगा फिर। जैसे कि अनिल से मान लो आपने आमदनी पूछ लिया, विवेक की लंबाई पूछ लिया और संतोष की संपत्ति पूछ लिया। अब ये तो तीनों में तुलना हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर तीन इंसान जरूर हैं, लेकिन तीनों से आपने केवल आमदनी नहीं पूछा, तीनों से आपने केवल उसकी लंबाई नहीं पूछा, तीनों से केवल उनकी संपत्ति नहीं पूछा, बल्कि एक से आपने पूछ लिया आमदनी, दूसरे से पूछ लिया लंबाई और तीसरे से पूछ लिया संपत्ति। अब आमदनी, फिर यहां पर आमदनी, संपत्ति और लंबाई के आपस में तुलना हो सकता है क्या, नहीं। आपस में तुलना हो सकता है क्या, नहीं। बात समझ पा रहे हो। तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या जरूरी है कि अनिल की आमदनी, विवेक की भी आमदनी पूछ लेते और साथ में संतोष की भी आमदनी पूछ लेते, तो पता चल जाता कि किसकी आमदनी ज्यादा है, किसकी आमदनी कम है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, समझ आ गया। तो आंकड़े कैसे होने चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। क्लियर है बातें। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं क्या कि समंकों का संकलन पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। यानी कि जब भी आप डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं उससे पहले ही हमें डिफाइन करना पड़ता है, ये बहुत अच्छे से तय करना पड़ता है कि हम किस उद्देश्य के लिए आंकड़ा संग्रह करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। किसी उद्देश्य के बिना अगर आप आंकड़े को संकलन करते हैं, तथ्यात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वो संकलन सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का ढेर तो हो सकता है कि संख्या का ढेर आपने लगा दिया, है ना, नोटबुक में पूरी आपने डेटा 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 लिख दिया, उद्देश्य आपको पता ही नहीं है कि किस उद्देश्य के साथ डेटा को कलेक्ट किया है। तो वो तो संख्याओं का ढेर तो हो सकता है, परंतु उन्हें आप आंकड़ा नहीं कह सकते, समंक नहीं कह सकते। समंक मतलब आंकड़ा। क्लियर है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी। सांख्यिकी की विशेषता आपने समझ लिया बहुवचन में। अब हम लोग देखते हैं एक वचन में। अब हम लोग किस में देखेंगे, एक वचन में देखेंगे, एक वचन में। ठीक है, तो सांख्यिकीय विज्ञान है। एक वचन में क्या होता है, मतलब सांख्यिकी का मतलब है सांख्यिकीय विज्ञान, जिसमें अलग अलग विधियां पढ़ी जाएगी। तो विधियों की खासियत क्या हो सकती है, अंदाजा लगाइए। विधियों की विशेषता क्या हो सकती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि सांख्यिकी में, है ना, सांख्यिकी में या फिर सांख्यिकीय विज्ञान में, मैं ऐसे कहता हूं
सांख्यिकीय विज्ञान में ऐसी अनेक विधियों और तकनीकों का अध्ययन किया जाता है या फिर उसको शामिल किया जाता है जिनके द्वारा अनुसंधान या फिर इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना, है ना, किसी विषय वस्तु के संबंध में आंकड़े के संकलन से लेकर के निष्कर्ष तक कार्य पूरा होता है। यानी कि जब हम मान लीजिए सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस आप समझिए, हमने डेटा को कलेक्शन करने से लेकर के उसका निष्कर्ष निकालने तक का पूरा प्रोसेस होता है सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत। आगे दिखाएंगे इसके स्टेजेस। इन विधियों या तकनीकों में आंकड़ों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी के अंदर में क्या है, बहुत सारी अलग अलग विधियां, और उन विधियों में से क्या निकल करके आता है, आंकड़ों का संकलन कैसे करें, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करें, और इसी प्रकार से आंकड़ों का निर्वचन कैसे निकालें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, यानी कि सांख्यिकी विज्ञान में उन्हीं विषयों या फिर पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है जिन्हें संख्यात्मक रूप में तथा तथ्यों के समूह के रूप में रखा जा सकता है। क्योंकि एक अकेली संख्या का अध्ययन करेंगे नहीं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन हो नहीं पाएगा, विश्लेषण कर नहीं पाओगे, निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए जब संख्या आपके पास हो, जब फैक्ट आपके पास हो, जब डेटा आपके पास हो, तो ये बात ध्यान रखें कि कैसे कैसे आप उसमें अलग अलग तरीके के कार्य कर सकते हैं। क्या उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, क्या उसके प्रतिशत निकाले जा सकते हैं, क्या हम उसके जो आपस में वेरिएशन पता कर सकते हैं, बदलाव को जान सकते हैं, क्या हम उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है ना, जाकर के नेक्स्ट अभी जो 3 चैप्टर्स लगातार आएंगे उन सब के अंदर धीरे धीरे और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक तरीके से रिवीजन भी चल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आखिरी विशेषता देखते हैं कि सांख्यिकी कला भी है और साथ साथ में विज्ञान भी है। अब ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि क्या सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, तो हाँ, सांख्यिकी कला भी है, विज्ञान भी है। कला क्यों है, कला इसलिए क्योंकि किसी भी आर्थिक समस्या को, किसी भी जटिल से जटिल आर्थिक समस्या को अगर हम आसानी से हल करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका क्या है, सांख्यिकी का सहारा ले लीजिए। तो सांख्यिकी के अंदर में कई सारी जो विधियां हैं, उन विधियों से जो हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं वही है असल में सांख्यिकी के अंदर में क्या, कला। क्या है, कला। ठीक है, आगे देखोगे सांख्यिकी में जहां एक ही ओर विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा गणनाएं की जाती है, वहीं दूसरी ओर गणनाओं तथा निष्कर्षों के आधार पर हम अनेक व्यवहारिक निर्णय भी ले पाते हैं। तो निष्कर्ष निकालने के बाद जो हम डिसीजन ले पाते हैं, है ना, प्रैक्टिकली, वही है साइंस। लेकिन साइंस लगने से पहले स्टैट्स के अंदर में क्या लग जाता है, कला, यानी कि अलग अलग मेथड्स, है ना। अच्छा, उस मेथड से पहले हमें फिर लगाना पड़ता है साइंस, क्योंकि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है कहां से सीखोगे, सांख्यिकी के अंदर, है ना। तो वो तो विज्ञान में आ जाता है कि कौन सा मेथड लगाएं कौन सा ना लगाएं, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस किस में आ जाता है, फिर कला में आ जाता है। मतलब दोनों आपस में इस प्रकार से मिले हुए, आप समझ लीजिए। सीधा सीधा मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये पूरा क्लियरली हो नहीं पा रहा। जैसे कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उससे कैसे अलग अलग निष्कर्ष निकालने हैं, कैसे उसमें एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, ये सारा काम रहेगा कला का, टेक्निक, है ना। लेकिन उस टेक्निक की मदद से, उस मेथड की मदद से आपने जो निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के माध्यम से अब जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, है ना, अब जो निर्णय लेने जा रहे हो, व्यवहारिक निर्णय, वही है साइंस। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा। तो कह रहे हैं कि सांख्यिकीय विधियों के आधार पर पहले मांग का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है और उसके आधार पर ही हम फिर उस चीज का उत्पादन अगर करते हैं तो ये फिर हमारा प्रॉफिट बहुत बहुत ज्यादा जनरेट करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कोई वस्तु इन्वेंट कर रहे हैं, दुनिया के अंदर में पहली बार ला रहे हैं, तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि उस प्रोडक्ट को हम क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है, किस टाइप के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा दुनिया के अंदर में। अच्छा, लोगों की समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं भी या नहीं, अच्छा कितने लोग उसकी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, इसका अनुमान लगा लेना चाहिए पहले ही। अगर आपको पहले प्रोडक्ट बना करके लॉन्च ही करना है तो आसपास में क्षेत्रों में जाइए, प्रोडक्ट को बना करके और लोगों के सामने रखिए, उनको बताइए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप इस प्रोडक्ट के जरिए हल कर सकते हैं।
अगर उस इंसान को समझ में आया तो हाँ कहेगा कि हाँ अगर समाज ये मार्केट में आ जाता है तो हम खरीदेंगे क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि जब ये डिजिटल पैनल बन रहा होगा मार्केट के अंदर में, तो हर एक टीचर से जाकर के पता किया जाता होगा, है ना, एक विश्लेषण किया जाता होगा यहाँ पर कि क्या सर आपको अगर हम ये कहें कि बोर्ड पर आपको ज्यादा कुछ अब लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप व्हाइट बोर्ड पर, हम लोग पता है पहले लिखा करते थे व्हाइट बोर्ड पर, फिर उसको हटाते थे, फिर दोबारा से लिखते थे, फिर उसको हटाते थे, है ना। कुछ बच्चा ऑफलाइन में कहता था सर रुक जाइए अभी तक लिखे नहीं है ना। तो इस तरीके के काम चलता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल पैनल आ गया तो इससे फायदा हुआ बहुत सारा। इसने देखो कितने सारे प्रॉब्लम हल कर दिए। हम लोग अब लेक्चर्स को ज्यादा लंबे समय तक आसानी से ले सकते हैं, यानी कि कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकते हैं, है ना पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जो है पीपीटी के अंदर में सब कुछ पहले आप तैयार कर लेते हैं, है ना। उसमें तो मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन एक बार बस बन गया। अब आप कहोगे कि सर मुझे जो ना इसके पीछे वाली कहानी नहीं समझ में आया था, तो हम वहां पर आसानी से जा सकते हैं कि लो भैया, है ना, आ गया पीछे की कहानी। सर और पीछे जाना है ना। आपने जो शुरुआत में बताया था ना कि विशेषता क्या होता है सांख्यिकी का, तो वो खोल दीजिए, देखिए मतलब कितना आसान हो गया है। तो इसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसी तरीके से जब आप कोई वस्तु बाजार में लेकर के आओगे तो उसका डिमांड पहले अनुमान कर लीजिए कि क्या उतना डिमांड हो पाएगा जितना हम असल में सोच रहे हैं, तभी लेकर के आइए प्रोडक्ट, फिर आपकी प्रॉफिट तो कमी होगी ही नहीं। समझ पाए। तो यहां पर सांख्यिकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो सांख्यिकीय विधियों के आधार पर ही पहले हम लोग क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले ही हम लोग फोरकास्टिंग कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं, और उसके आधार पर ही हम फिर अगर उत्पादन करें तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि सांख्यिकी के जो है कितनी सारी अध्ययन की अवस्थाएं हैं। तो आप इसको बहुत आसानी से ध्यान रख लोगे। हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम रहता है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़े को संग्रह करना पहला काम है। आंकड़े को संग्रह करने के बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जहां हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। मान लो कि भारत की पूरी जनसंख्या हमने जान लिया, ठीक है, जिसमें कि महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले डेटा को कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्शन के बाद हम उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि कितने उसमें कितने महिलाएं कितने पुरुष, हो गया अलग, है ना। अच्छा, महिला और पुरुष पता चल गया तो उसमें भी पता कर सकते हैं कि कितने विवाहित हैं कितने अविवाहित हैं। तो इस प्रकार से डेटा का कलेक्शन करना क्या कहलाएगा, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसी के अंदर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। इसके ऊपर भी चैप्टर है, इसके ऊपर भी एक अलग चैप्टर है, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आप यहाँ पर स्टेजेस देख रहे हो उन सभी स्टेजेस के ऊपर में एक अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, अब यहां पर आइए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये भी जो है वो यहां पर क्या करते हैं, हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल से, डायग्राम से, है ना। तो प्रेजेंटेशन करने का कई सारे तरीके होते हैं, या तो टेबल में बता दीजिए या फिर डायग्राम में बता दीजिए। ये दो तरीके तो ज्यादा इफेक्टिव है ही, है ना। या फिर आप स्टेटमेंट में भी बता सकते हो। हालांकि स्टेटमेंट वाले से ज्यादा इफेक्टिव रहता है टेबल वाला, और टेबल वाले से ज्यादा इफेक्टिव रहता है डायग्राम वाला। ठीक है, तो टेबल डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं वो क्या है, डेटा का ही क्या है, प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुत करने के तरीके हैं, जिससे हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से सीख सकते हैं और ज्यादा देर तक ध्यान भी रख सकते हैं। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब क्या है कि हम आंकड़ों के बारे में बहुत गहराई से अलग अलग उसके तर्क निकालना चाहते हैं, अलग अलग लॉजिक समझना चाहते हैं। तो यही होता है एनालिसिस करना, जहां पर आप करते हो क्या, अलग अलग विधियों का प्रयोग, जैसे कि माध्य का बहुलक लगा करके आप क्या निकालते हो, डेटा का अलग अलग रंग रूप जानने की कोशिश करते हो, है ना। तो यहां पर हो गया ये एनालिसिस ऑफ डेटा। इसी तरीके से आप यहां पर समझोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है एक हम निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो ये बातें आपको समझ आ गई है, जिसको हम कहते हैं निर्वचन, है ना। आंकड़ों का निर्वचन हिंदी में समझ लीजिए, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन। यही 5 स्टेजेस हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, C4 कलेक्शन ऑफ डेटा, C4 क्या, C4 कलेक्शन ऑफ डेटा, O4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A4 एनालिसिस ऑफ डेटा और I4 इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो अगर कोई पूछेगा कि सांख्यिकीय विधियों के लिए या फिर सांख्यिकीय जो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं उसमें अध्ययन की कितनी सारी अवस्थाएं होती है, तो सांख्यिकीय विधियों
का ये 4 अवस्थाएं दिख रहा है सीधे सीधे तौर पर यहां तक का, लेकिन टोटल इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। तो आप कह देना कि 5 स्टेजेस हैं। जिस प्रकार से हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसी प्रकार से सांख्यिकीय अध्ययन की 5 अलग अलग स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं। इसको ध्यान कैसे रखोगे? C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा और I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या बन गया? को पाई। क्या बोलोगे? को पाई। समझ आ गया? एक साथ में नाम कैसे पढ़ रहे हैं देखो, को पाई। C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब अंग्रेजी में एक बार कर लोगे ना, तो हिंदी में भी आपसे आसानी से हो जाएगा, ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर सीखेंगे कि सांख्यिकी का अध्ययन क्षेत्र जो है वो कितना होता है। तो सांख्यिकी के 2 अध्ययन क्षेत्र होते हैं। पहला जिसमें हम लोग सांख्यिकीय विधियां पढ़ते हैं, आपने सीख लिया है, अभी दिखाया आपको मैंने 5 स्टेजेस। और व्यवहारिक सांख्यिकी जो है वो ये दूसरा भाग है। मतलब सांख्यिकी को हम लोग 2 अध्ययन क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली जब हम लोग अलग अलग मेथड्स लगा करके उसके ऊपर काम करते हैं, वो अलग बातें हैं। सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ना है यहाँ पर वो है सांख्यिकीय विधियां। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, जैसे मैंने दिखाया ना, प्रस्तुतिकरण के लिए अलग, संग्रह के लिए अलग, तो सबके ऊपर अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं और वही चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपको पढ़ना क्या है? सांख्यिकी का अध्ययन क्षेत्र जरूर देखना है, लेकिन इसमें से भी सांख्यिकीय विधियां आपको ज्यादा पढ़ना है। ये जो व्यवहारिक सांख्यिकी है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल चैप्टर नहीं है, बस लास्ट में एक चैप्टर है, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो सांख्यिकी के अध्ययन क्षेत्र की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, जिससे कि हम आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? किसके आधार पर? सुविधा के दृष्टि के आधार पर। ठीक है, कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने आपको बता दिया है ये 5 स्टेजेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोबारा से, सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले आंकड़ों का संकलन, है ना, समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। इसी प्रकार से समंकों की व्यवस्थीकरण, जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पर क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर बोल रहे हैं आंकड़ों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। और फिर बोल रहे हैं निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर ये 5 चीजें तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावे जो हमारा सबसे आखिरी काम होता है, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालने के बाद एक भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना, वो सबसे लास्ट में रहेगा, जिसको हम फोरकास्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान में आ गया होगा फिर से। अब हम लोग ये सारी विधियां पढ़ेंगे ही, तो सबसे पहले आ रहा है कि समंकों का संकलन का मतलब क्या है। इसके ऊपर अलग चैप्टर है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एक पूरा पूरा चैप्टर ही है। तो यहां पर सीख लीजिए कि जब कोई अनुसंधान करता यानी कि इन्वेस्टिगेटर, मान लो हम किसी गांव में चले गए वहां के लोगों की आमदनी पता करने के लिए, तो हम वहां के लिए क्या जाने जाएंगे? इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि हम वहां के लोगों से जा करके सवाल जवाब कर पा रहे हैं और उनसे जो डेटा निकल पा रहा है वो हम लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा नाम क्या होगा वहां पर? इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अनुसंधान करता, ध्यान रखिएगा। तो अनुसंधान करता आपने समझ लिया। तो कह रहे हैं कि जब कोई अनुसंधान करता अपने उद्देश्य एवं योजना के अनुसार आंकड़ों को स्वयं या फिर अन्य प्रकाशित या फिर अप्रकाशित स्रोतों से प्राप्त करता है, तो इस प्रक्रिया को हम आंकड़ों का संकलन कहेंगे। डेटा का कलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जब हम आंकड़ों को अपने पास जुटा रहे हैं, यही है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग 5 बच्चे हो, मान लो 5 विद्यार्थी हो, एक क्लास के अंदर में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों से हमने पूछा कि बेटा तुम्हारे अंक कितने हैं, तुम्हारे अंक कितने हैं, तुम्हारे अंक कितने हैं, तुम्हारे अंक कितने हैं। हमने 5 से सवाल कर लिया और 5 ने अलग अलग जवाब दिया हमें, तो 5 के नंबर हमने नोट कर लिए। समझ पाए? अब हम तुलना करेंगे 5 में कि किसके नंबर ज्यादा हैं, किसके नंबर कम है ना, किसके परसेंटेज ज्यादा है, किसके परसेंटेज कम है। तो यहां पर हम आंकड़ों को क्या किए हुए हैं? कलेक्ट किए हुए हैं। तो मेरा नाम क्या होगा उस समय? मैं क्या रहूं? तो अनुसंधान करता यानी कि इन्वेस्टिगेटर। जिसने डेटा को कलेक्ट किया वो क्या होगा? अनुसंधान करता। वो कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकता है, या तो खुद से चला गया, है ना, जहां पर उनको डेटा कलेक्ट करना था, जहां से डेटा कलेक्ट करना था खुद चला गया, या फिर उसने किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रकाशित न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन से डेटा को उठा लिया, या फिर कोई छपा छपा आंकड़ा नहीं था लेकिन रजिस्टर में कहीं ना कहीं नोट किया हुआ रहता है ना। जैसे स्कूल में आपके अटेंडेंस बने हुए हैं, तो वहां पर आपके लिए डेटा रहता है कि कितने दिन आपने क्लासेस किए नहीं किए हैं। तो छपा थोड़े रहता है कहीं
न्यूज़पेपर पर तो नहीं रहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरी में कॉपी पर नोट किया हुआ रहता है कि आपने कितने दिन क्लासेस किए नहीं किए हैं, तो वो होता है अप्रकाशित स्रोत एक तरह का। ठीक है, न्यूज़पेपर में सारी बातें छप करके आ जाती, तो वो प्रकाशित स्रोत है एक तरह का। ठीक है, चलिए अब यहां पर आंकड़े दो तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ा होता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा यानी कि द्वितीयक आंकड़ा। जो प्राइमरी डेटा होता है उसमें वह इंसान खुद जाता है अध्ययन के क्षेत्र में और वहां से डेटा को कलेक्ट करके ले आता है। जैसे कि मैं किसी गांव में गया और उस गांव के सभी लोगों से हमने आमदनी पूछ लिया और हमने उस डेटा को कलेक्ट करके ले आया। क्योंकि हमारा उद्देश्य था ना निष्कर्ष तक पहुंचना उस डेटा से, तो हम ही चले गए स्वयं। तो यहां पर स्वयं जाकर के अगर हम आंकड़ा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। लेकिन वहीं पर हमने कहीं मेहनत ज्यादा नहीं किया, बल्कि न्यूज़पेपर में या फिर पिछले साल जो जनगणना हुआ था, पिछले साल जो सारी चीजें पता की गई थी, जहां छपा छपा आंकड़ा जो मिल गया, उसी डेटा से हमने कुछ कुछ निष्कर्ष निकाल लिए, तो यहां पर वो माना जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब है प्राइमरी डेटा में ज्यादा मेहनत लगता है, सेकेंडरी डेटा में कम मेहनत लगता है। आगे आते हैं, कह रहे हैं कि समंक का या फिर समंकों का व्यवस्थीकरण। अब इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि आंकड़ा जो हम कलेक्ट करके लाते हैं ना, उसमें एडिटिंग की आवश्यकता होती है। तो जब संकलित आंकड़ों यानी कि कलेक्टेड डेटा का संपादन करना हो, एडिटिंग करना हो, तो उसमें हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे पूरी जनसंख्या को तो हमने पता कर लिया, लेकिन उसमें से पता कीजिए कितना महिला है, कितना पुरुष है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। ये सब कुछ जब हम पता करते हैं अलग अलग टाइप से जो है बांट बांट करके गुणों और अवगुणों के आधार पर, तो ये वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पढ़ा जाता है। फिर आता है सारणीकरण करना, टेबुलेशन, यानी कि टेबल में डेटा को हम लोग डाल देते हैं, जहां से हम बहुत टेबल को आसानी से कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो एडिटिंग करना या फिर वर्गीकरण करना, सारणीकरण बनाना, ये सारे कार्य जहां पर किए जाते हैं उसका नाम ही होगा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, सजाना, आप ऐसा कह लीजिए। तो यह प्रक्रिया को हम समंकों का व्यवस्थीकरण के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को प्रेजेंट करना है ताकि दुनिया के सभी लोग आसानी से इसको समझ पाएं, आसानी से इस विचार को समझ पाएं या फिर उनके अंदर तर्क निकाल सकें, लॉजिक निकाल सकें। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं टेबल में या फिर डायग्राम में। ठीक है, तो सांख्यिकीय सारणी हम बनाते हैं, इसके लिए स्टैटिकल टेबल बनाते हैं। टेबल नहीं बनाने हैं तो आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम नहीं बनाने हैं तो अन्य तरह के जो बिंदु या रेखीय चित्र होते हैं वो सब भी आप तैयार कर सकते हो। तो दो इफेक्टिव माने जाते हैं यहाँ पर, सारणीकरण बनाइए या फिर आप सीधा सीधा एक ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो जब व्यवस्थित आंकड़े को अनुसंधानकर्ता के द्वारा सारणीकरण या फिर आरेखीय प्रस्तुतिकरण या फिर चित्रमय प्रदर्शीकरण किया जाता है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहेंगे। ठीक है, तो डेटा को दो तरीके से तो जरूर ध्यान रखिएगा प्रेजेंट करने का तरीका, एक तो हम लोग टेबल में और दूसरा डायग्राम के अंदर में करते ही हैं। अब आइए अगले पार्ट पर जाते हैं, चौथे नंबर पर। ये क्या है, कह रही कि आंकड़ों का विश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि हम जो भी आंकड़े लिए हुए हैं, एक उसमें सही मेथड्स लगा लीजिए, उपयुक्त मेथड का प्रयोग कीजिए, उसके द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद इसका विश्लेषण कीजिए। अनेक तरीके से विधियां लगाइए, जैसे कि माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो तो निकाल लीजिए, माध्य का पता करना हो ये भी आप पता कर लीजिए, जिसको मीडियन बोलते हैं, अपकिरण यानी कि डिस्पर्शन पता करना हो ये भी निकाल लीजिए, सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन जानना हो ये पता कर लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो हम निकाल रहे होते हैं डेटा से, इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं आंकड़ों का विश्लेषण करना, है ना। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति की आमदनी हम ले लिए, एक व्यक्ति की आमदनी है 100 रुपया और दूसरे व्यक्ति की आमदनी है 200 रुपया। अब किसकी आमदनी ज्यादा है किसकी कम है हम तुलना कर सकते हैं, ये विश्लेषण होगा। किसका जो है इनकम यहाँ पर ज्यादा कितना है, किस व्यक्ति का इनकम कितना ज्यादा, किस व्यक्ति का इनकम कितना कम, ये सब पता करना है। तो ये सब क्या है, विश्लेषण है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दोनों लोगों की औसत आमदनी कितनी है, ये भी क्या है, एक विश्लेषण है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, आंकड़ों का निर्वचन, और ये सबसे आखिरी मेथड होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब कि हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। तो देखिए, जब अनुसंधान करता आंकड़ों का संकलन करता है, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करता है, आंकड़ों का विश्लेषण कर लेता है, तो वह विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है
और इसी निष्कर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, आंकड़ों का निर्वचन करना, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई है क्लियर। आप चाहें तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या होती है या फिर इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर कर ही लेते हैं इसको शुरुआत में कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, नेचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमने बता दिया कि सांख्यिकी कला भी है, विज्ञान भी है। तो सबसे पहले इस चीज को नोट कर देना कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। सांख्यिकी विज्ञान है क्योंकि इसकी विधियां या फिर मेथड्स मौलिक रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा उनका हमेशा प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, इसी प्रकार से फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सब सारी चीजें आई। तो इसके आधार पर पूर्वानुमान पहले से ही लगाए जा सकते हैं, है ना, शोध संभव है, रिसर्च संभव है। तो इसको आप बोलोगे कि हाँ ये आपका क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कि सांख्यिकी एक कला है। कला है मतलब क्योंकि इसकी विधियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकीय योग्यता, अनुभव और क्षेत्र विशेष के ज्ञान पर निर्भर करेगा। यानी कि हम इन मेथड्स को कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, ये हमारी कला है। ठीक है, समझ पाए होगे। नेक्स्ट आते हैं, अब सांख्यिकी के इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए इसके महत्व किन किन जगहों पर है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। और ये एक तरह का समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके क्वेश्चंस कि बताइए इंपोर्टेंस क्या है रियल लाइफ में या फिर वास्तविक जीवन में सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी का महत्व क्या होता है, सबसे पहले महत्व क्या है कि निर्णय लेने में आपको सहायता करता है। मान लीजिए कि दो लोगों की आमदनी आपको पता है, एक व्यक्ति का आमदनी है मान लीजिए 100 रुपया और दूसरे व्यक्ति का आमदनी, दूसरे किसी व्यक्ति का आमदनी पता चल चुका है कि 200 रुपया। तो यहां पर निर्णय क्या ले सकते हैं दोनों के बीच में कि किसकी आमदनी ज्यादा है, किसकी आमदनी कम है, तुलना किया जा रहा है आसानी से। हाँ, तो सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर सही निर्णय लेने में आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अनुसंधान या फिर रिसर्च में उपयोगी। जैसे वैज्ञानिक कोई चीज का अनुमान लगाना चाहते हैं, है ना, आसानी से लगा सकते हैं डेटा के आधार पर ही, है ना। फिर देखिएगा सामाजिक शोध किए जाते हैं, जो सोशल रिसर्च किए जाते हैं, डेटा विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय और अर्थशास्त्र में बहुत जरूरी है। जैसे कि बाजार के बारे में आप जानना चाहते हो, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया ना कि पहले पता करिए, पूर्वानुमान लगाइए, पहले फोरकास्टिंग कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा होगी या नहीं होगी, ज्यादा डिमांड कितना होगा, क्या प्रॉफिट निकल पाएगा या नहीं, इसका अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। तो बाजार विश्लेषण करना कहीं ना कहीं सांख्यिकी आपको मदद करता है। कौन चीज का या फिर किस चीज का उत्पादन करें, कौन सी चीज का उत्पादन ना करें, यहां से भी डिटरमाइन किया जा सकता है। अच्छा, बिक्री कितनी हुई है, कितने हमारे प्रोडक्ट बच गए हैं, है ना, ये सब पहले ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो यदि आंकड़ों के जो समझ है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है और उस चीज को बेहतर बनाने में सांख्यिकी आपको मदद करता है। तो सांख्यिकी का महत्व तो यहाँ पर भी है, बाजार का विश्लेषण को समझ पाने में, उत्पादन विश्लेषण को समझ पाने में, बिक्री विश्लेषण को समझ पाने में और फिर आगे की भविष्यवाणी कर पाने में। देखिए सरकारी नीतियों में योगदान, यानी कि योजनाएं बनाने में या फिर उसका मूल्यांकन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सरकार सांख्यिकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसीलिए तो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना का अनुमान किया जाता है ताकि पता चले कि भारत में किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। उसके हिसाब से ही सरकार फिर योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, नीतियां बनाती है और फिर देश के अंदर लागू करती है। समझ आया? इसी से पता चलता है फिर हमें कि किस व्यक्ति की आमदनी ज्यादा है, किसकी आमदनी कम है, सारी बातें पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सांख्यिकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि परिणामों की विश्लेषण और सुधार हेतु महत्वपूर्ण। जैसे मान लो कि 10 सरकारी स्कूल हैं, अब 10 सरकारी स्कूल में से 5 का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, 5 का अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो यहां पर विश्लेषण से हमें पता चल गया कि 5 से कौन से स्कूल हैं जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो उसमें हम लोग फिर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, सुधार लाने की प्रयास करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि 8 हॉस्पिटल हैं, 8 में से 5 हॉस्पिटल तो बढ़िया है लेकिन 3 हॉस्पिटल की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत खराब है। तो हमें पता चल गया कि किन 3 हॉस्पिटल में हमें काम करने की जरूरत है, वहां पर कैसा परफॉर्मेंस सुधारने की आवश्यकता है। क्लियर पता चल गया? तो डेटा के आधार पर ही हमें पता चलता है। फिर कह रहे हैं कि अज्ञात तथ्यों का पूर्वानुमान लगाना, भविष्य की प्रवृत्तियों को समझना या फिर मदद लेना, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी से ही पॉसिबल है। जैसे कि मान लो कि हमने किसी वस्तु का 10 इकाई उत्पादन कर दिया और वो 10 इकाई आज के आज ही बिक जाएगा,
ऐसा पता चल गया कि आज के आज ही वो बिक जाएगा, तो हम उसी आधार पर फिर से उसका उत्पादन करना शुरू कर देते हैं कि भैया ये आज ही बिक गया, फिर से और उत्पादन करो, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा डिमांड कर लिया जाए। तो जब हम पहले से ही किसी चीज का अनुमान बहुत अच्छे से लगा लेते हैं तो वो हेल्प कर रहा होता है सिर्फ आपको सांख्यिकी। सांख्यिकी की मदद से ही आप किसी चीज का पहले ही अनुमान लगा सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी बातें रह गई आज की इस क्लास के अंदर में। अच्छा, यहां पर देखिएगा टू दी पॉइंट हम सारी बातों को अगर अलग अलग करें, अगर इस चीज को दूसरे किसी अन्य तरीके से, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो एक समराइज मैनर में आप पहले वाला एग्जांपल दे सकते हो। लेकिन अगर आप डिटेल मैनर में जाओगे, डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो इस वाले पूरे पूरे फॉर्मेट को इस्तेमाल करना। ठीक है, इसको हमने इसीलिए दो तरीके से दे दिया आपको। तो सांख्यिकी का महत्व क्या होगा इसके अंदर? सांख्यिकी का पहला इंपोर्टेंस उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में यानी कि प्रोडक्शन के सेक्टर में उत्पादन के आंकड़ों से मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन पता चल जाता है कि किस चीज का डिमांड ज्यादा है बाजार में, किसकी पूर्ति कम है। ये सब सारी चीजें जब हम लगा लेते हैं पहले ही, तो इसके आधार पर ही हम बहुत सारी चीजें डिटेल में अन्य चीजें ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु की मांग को पहले ही पता कर लिया कि इस चीज का इतना मांग है, उसके हिसाब से हमने पूर्ति कर दिया बाजार में। तो ये करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मांग को देख करके अगर आप पूर्ति करते हो तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये संतुलन स्थापित करने में मदद मिलता है मांग और पूर्ति के बीच में डेटा के आधार पर ही। उत्पादन के आंकड़े देश की कुल उत्पादकता एवं साधनों की सीमांत उत्पादकता को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में प्रायः प्रत्येक देश उत्पादन की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं, जिनकी सहायता से राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि के आकलन भी किया जा सकता है। तो ये सब किसके आधार पर हो रहा है? डेटा के आधार पर। मतलब आंकड़ों से हम बहुत बहुत सारे निष्कर्ष पहले ही निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और उसके आधार पर फिर हम काम कर सकते हैं। तो उत्पादन के क्षेत्र में मांग और पूर्ति के बीच में जो संतुलन स्थापित करने की बात है वही जबरदस्त है, क्योंकि अगर मांग को देख करके आपने पूर्ति नहीं किया है तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। पहले हम लोग मांग को देख लेते हैं, मांग का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बेस पर ही पूर्ति बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, उपभोग के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल होता है? देखिए, उपभोग के आंकड़ों से देश के विभिन्न आय वर्ग के बारे में पता चलता है तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कुल उपभोग खर्च के बारे में पता चलता है। तो ये सब पहले ही आकलन हमें मिल चुका होता है। ठीक है, आंकड़ों के आधार पर इसकी सहायता से लोगों की औसत आमदनी या फिर सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, सीमांत रूप से खर्च करने की प्रवृत्ति क्या है, ये सब कुछ हम लोग पता कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति देख रहे हो, असल में ये कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, जो कि क्लास 12 के अंदर में आप लोग पढ़ोगे। तो आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? आय में परिवर्तन के कारण। तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, इसी को बोलते हैं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है, समझ पाए होगे? तो ये क्लास 12 के अंदर में पढ़ने को मिलेगा, इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा समझिए कि लोगों के बिहेवियर को हम अगर समझना चाहते हैं कि खर्च करने का उसका तरीका क्या है या फिर उसकी आमदनी कहां से कितनी आती है, इस चीज का एनालिसिस पहले ही कर पाना सांख्यिकी की मदद से हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर यह है वितरण के क्षेत्र में, यानी कि वितरण के क्षेत्र में, है ना, वितरण के आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच में मजदूरी, लाभांश या फिर लाभ कह सकते हो, ब्याज, है ना, लाभ, ये सारी चीजों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इसको ज्ञात करने में सांख्यिकी बहुत हद तक मदद करेगा। जैसे कि ओवरऑल जो हमारा देश का नेशनल इनकम होता है, पूरे देश की राष्ट्रीय आय होती है, इसको हम कितना रेंट के रूप में, कितना मजदूरी के रूप में, कितना ब्याज के रूप में, कितना लाभ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे, इन चीजों को समझने के लिए हमें सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्यादा योगदान किस चीज का है या फिर ज्यादा महत्व हम किस चीज को दे रहे हैं इस चीज के उत्पादन में। समझ पाए? तो उसके हिसाब से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि विनिमय के क्षेत्र में अगर कोई चीज खरीद बिक्री करनी है, हमें खरीद बिक्री करना है, तो विनिमय के क्षेत्र में सांख्यिकीय आंकड़ों की सहायता ली जाती है। प्रायः कीमत का निर्धारण की प्रवृत्ति समझना होता है कि किस चीज का कीमत कितना होना चाहिए लगभग, है ना, मूल्य, मुद्रा मूल्य कितना होना चाहिए, या फिर मुद्रा की पूर्ति की बात करें, या आपूर्ति विकास, या फिर अंतरराष्ट्रीय संतुलन, इन चीजों को हम समझने के लिए इसका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब डेटा जो है एक प्रकार का, सीधा सीधा कहें तो डेटा जो आपको समझने में मदद करेगा कि किन वस्तुओं की मांग, किन साधनों की मांग कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। इसके आधार पर ही आप विनिमय की प्रक्रिया करते हैं, देश स्तर पर भी,
राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। और सबसे आखिरी में एक पॉइंट हम आपका कवर कर रहे हैं कि राज्य के क्षेत्र में, मतलब कि राज्य आय और व्यय का वितरण आंकड़ों की सहायता से ही प्रदर्शित करते हैं, जिससे संबंधित योजना जोड़ा जैसे कि बजट आदि को सांख्यिकीय दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। हम यहां से आपको सीधा सीधा कहें तो सरकार जो आय व्यय लेकर के आती है वो किसके आधार पर? सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर। पिछले साल सरकार ने कहां पर कितने खर्चे किए थे, उससे फायदा और नुकसान क्या हुआ नहीं हुआ, उसका पूरा विश्लेषण करके ही नए साल का सरकार बजट बनाती है। समझ आया? तो ये चीजें कह रहे कि बजट में प्राप्तियां और संभावित नीतियां व खर्चे का विवेचन आंकड़ों के आधार पर ही होता है। जैसे सरकार आय और व्यय, उत्पादन, आय वितरण, मूल्य वृद्धि, निर्यात या फिर आयात आदि क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आंकड़ों के माध्यम से सांख्यिकीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीजें आंकड़ों के आधार पर ही होता है। मतलब मैं अगर ये कहूं कि अगर देश की कुल खर्चे, कुल आमदनी, ये सब चीजों की समझ आपके अंदर में है तो हाँ, आप उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप नए तरह के निष्कर्ष निकाल सकते हो। अगर देश की पूरी जनसंख्या के बारे में आपको पता है तो आप ये भी पता कर लीजिए कि लोगों की आमदनी क्या है ना, कितने सारे लोग हैं जो खर्चे बहुत ज्यादा करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो खर्चे कम कर पाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ते हो सांख्यिकी के अंदर। मतलब सांख्यिकी जो हमारा एक पेपर है ये पूरी तरीके से पहले ही डेटा के आधार पर अनुमान लगाने में हमें बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, उपभोग का क्षेत्र हो, विनिमय या वितरण का क्षेत्र हो। हर जगह हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है अगर हम पहले ही अनुमान के आधार पर एक अच्छी नीति, नियम, कानून या सिद्धांतों को देश के अंदर में लागू करना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर से हम अगले लेक्चर के अंदर। आज रखते हैं इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।